तो हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं बढ़िया हूँ। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो हमने अभी तक स्पेसिमेन पेपर कर लिया है, हमने अभी तक इशू ऑफ शेयर भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले चैप्टर की, जो आईएससी का द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ पर समझनी है बहुत डिटेल में। ये वैसे चैप्टर जो आपका सिमिलर है शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से, बट कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं जो शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में नहीं है। उसको मैंने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो प्लीज़ कोशिश करना, आप पूरी वीडियो अच्छे से देखो, सारे क्वेश्चन मेरे साथ करो। एंड इसको करने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी बुक को ओपन करना है एंड बुक में आपको सारे क्वेश्चन लगा देने हैं और सारे क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी से सोल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो बेसिकली डिबेंचर क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखो, ये एक कंपनी है, ठीक है, एंड यहाँ पर ये बीच में बैंक है एंड ये आम जनता यानी कि पब्लिक है। ठीक है, अब देखो पब्लिक क्या काम करती है। पब्लिक अपना पैसा बैंक में जमा कराती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि पब्लिक ने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराए। ठीक है, ओके। अब बैंक क्या काम करती है, इस पैसे को कंपनीज वगैरह को लोन दे देती है। तो बैंक ने क्या काम किया, ये लोन कंपनी को दे दिया। अब कंपनी इस 1 लाख पर बैंक को इंटरेस्ट पे करती है। क्या पे करती है, इंटरेस्ट। मान लेते हैं कि कंपनी ने बैंक को इंटरेस्ट पे किया 18% पर एनम के रेट से, यानी कि कंपनी 1 लाख के लोन पर, ये जो लोन दिया 1 लाख का लोन बैंक ने कंपनी को दे दिया, तो कंपनी ने इस 1 लाख के लोन पर कितना इंटरेस्ट पे किया होगा, 18,000। ठीक है, अब ये जो बैंक है ना, बैंक सेविंग अकाउंट पर इस पब्लिक को इंटरेस्ट पे करता है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल बैंक ने इंटरेस्ट पे किया 8%, तो 8% का 1 लाख का 8% कितना पे किया, 8,000। अब देखो बैंक ने क्या काम किया, कंपनी से 18,000 रुपये लिए और बैंक ने 18,000 में से 8,000 किसको दे दिए, पब्लिक को दे दिए। तो बैंक ने यहाँ पर कितने कमा लिए, 10,000 रुपये। ये है बैंक की इनकम। ठीक है, अब जब ये बात पता चली कंपनी को कि भाई हम तो 18,000 पे कर रहे हैं 1 लाख पर इंटरेस्ट, और बैंक क्या काम कर रहा है, इस पैसे को पब्लिक को दे रहा है 8,000 और बाकी बीच में 10,000 रुपये कमा रहा है। तो कंपनी ने क्या काम किया, कंपनी सीधा का सीधा चली गई पब्लिक के पास और कंपनी ने पब्लिक से कहा कि देखो, वो जो 1 लाख रुपये आप बैंक को दे रहे हो ना, वो आप बैंक को ना दे करके 1 लाख रुपये हमें दे दो। ठीक है, और हम इस पर आपको इंटरेस्ट पे करेंगे 12% पर एनम के रेट से। अब क्या होगा, अब इस 1 लाख पर ये जो हमारा बैंक है ना, ये बैंक इंटरेस्ट पे करेगा पब्लिक को 12% के रेट से। कितना हो जाएगा, 12,000। अब इससे क्या होगा सर, इससे दोनों के बेनिफिट हो जाएंगे। कंपनी का भी बेनिफिट होगा, कंपनी का भी बेनिफिट होगा और यहाँ पर पब्लिक का भी बेनिफिट होगा। कंपनी का कैसे बेनिफिट होगा, कंपनी को पहले कितने पे करने पड़े थे, 18,000 पे करने पड़ रहे थे, अब कितने पे करने पड़ेंगे, 12,000। यानी कंपनी का फ़ायदा हो जाएगा 6,000 रुपये का, यानी 6,000 रुपये कंपनी को कम पे करने पड़ेंगे। और पब्लिक को पहले कितने मिल रहे थे, पहले मिल रहे थे 8,000, अब कितने मिलेंगे कंपनी को, अब मिलेंगे 12,000। तो यहाँ पर पब्लिक को 4,000 का बेनिफिट मिलेगा, यानी 4,000 का ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है डिबेंचर का, यानी कि कंपनी क्या काम कर रही है, पब्लिक से डायरेक्टली पैसा ले रही है, बट ये पैसा लेकर के उस पब्लिक को मालिक नहीं बना रही है। जैसे शेयर में होता है ना कि पब्लिक से पैसा ले लिया और वहाँ पर जो वो शेयर होल्डर है वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं। यहाँ पर मालिक नहीं बन रहे हैं, मतलब वो जो पब्लिक है एज अ लोन पैसा दे रही है कंपनी को। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जो पब्लिक है ना, पब्लिक में कोई एक इंसान आया, मिस्टर ए, उसने बोला कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 2,000 रुपये है, बट आपको तो 1 लाख रुपये चाहिए कंपनी में, हमें आपको 1 लाख रुपये कैसे दूँ, ये 2,000 रुपये तो मैं बैंक में एज अ सेविंग में डिपॉजिट कर सकता हूँ, बट आपको तो 1 लाख रुपये चाहिए, मैं कैसे दूँ। अब कंपनी ने यहाँ पर दिमाग लगाया, कंपनी ने बोला देखो हमें चाहिए 1 लाख रुपये। ठीक है, तो कंपनी ने क्या काम किया, इसको छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया। कितने पीस में बांट दिया, मान लेते हैं 1,000 छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया। तो एक पीस कितने का हो गया, एक पीस हो गया 100 रुपये का। तो बेसिकली ये जो 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट है, ये वही पैसा है जो पब्लिक से लिया जा रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिबेंचर्स। जैसे वहाँ पर हम शेयर वाले चैप्टर में क्या बोलते थे, शेयर कैपिटल, और यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं डिबेंचर्स। और ये जो 1,000 है, नंबर ऑफ पीसेस, इसको हम बोलेंगे ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है। ठीक है, और ये जो 100 रुपीज़ का अमाउंट है, इट इज़ नथिंग बट ये है आपका फेस वैल्यू। किसका, ये डिबेंचर का फेस वैल्यू है। क्लियर, ये वाली बात आपको समझ आ गई। अब देखो क्या है, यहाँ पर अगर मान लो मिस्टर ए को 2,000 रुपये बैंक में जमा करने थे, बट कंपनी कह रही है बैंक में जमा मत करो, हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। अब ये इंसान क्या कर सकता है, 2 डिबेंचर परचेज कर लेगा, 20 डिबेंचर परचेज कर लेगा, और एक डिबेंचर कितने रुपये का, 100 रुपीज़ का, तो इसके 2,000 रुपये
कंपनी में एज अ डिबेंचर इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर, ठीक है ना। अब शेयर कैपिटल में क्या होता है कि वहाँ पर भी शेयर परचेज किए जा रहे हैं, यहाँ पर डिबेंचर परचेज किए जा रहे हैं, बट जब वहाँ पर पब्लिक शेयर परचेज करती है कंपनी के और कंपनी शेयर इशू करती है तो वहाँ पर वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, यानी कंपनी के मालिक बन जाते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिबेंचर इशू हो रहे हैं, है तो वही सेम चीज़, बट यहाँ पर वो मालिक नहीं बन रहे, वहाँ पर एज अ लोन पब्लिक जो है एज अ लोन कंपनी को पैसा दे रही है। तो इट इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ डिबेंचर्स एंड वी कैन से इट इज़ डिबेंचर। बात समझ आई? ओके। अब वहाँ पर हम शेयर की फेस वैल्यू कितनी मान के चलते हैं, 10 रुपये, यहाँ पर कितनी मान के चलेंगे, 100 रुपये। होने को तो कितनी भी हो सकती है, बट हम एजम्पशन मान के चलेंगे कि एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। ये बात समझ आती है? ओके। तो इस वाले चैप्टर में हम ये वाले 6 टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 6 टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। पहला है यहाँ पर नंबर 1 इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये पूरी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। अब मेरे साथ ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि भैया एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। अब मैं उसको अगर 100 रुपीज़ का ही इशू कर रहा हूँ, एक डिबेंचर 100 का है, उसको मैं अगर 100 रुपीज़ का ही इशू कर रहा हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, एट पार। और अगर मैं 100 रुपये के डिबेंचर को मान लो मैं 100 + 20 में, यानी 100 रुपये से ज़्यादा का मैं इशू कर रहा हूँ तो उसको हम बोलते हैं एट प्रीमियम। और ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं ना, ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। क्लियर? और ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व क्या होता है कंपनी के लिए, कैपिटल प्रॉफिट। ये बात समझ आती है? लेकिन अगर मान लो मैं 100 रुपये के डिबेंचर को अगर मैं 100 - 10 यानी कि 90 रुपीज़ का इशू करूं तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे कि हमने यहाँ पर डिबेंचर को इशू किया है एट डिस्काउंट। और ये जो 10 रुपये का आपका 10 रुपये का जो आपका हो रहा है ना, इसको हम बोलेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब फायदा हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, और जब लॉस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? ओके। अब आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो वन बाय वन हम यहाँ पर सारे टॉपिक कवर करेंगे, 6 के 6। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक नंबर 1, यानी कि एक डिबेंचर पार पर भी इशू हो सकता है, प्रीमियम पर भी इशू हो सकता है, डिस्काउंट पर भी इशू हो सकता है। लेकिन शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में शेयर सिर्फ पार पर और प्रीमियम पर ही इशू हो सकता है, डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता। कहाँ लिखा है ऐसा? ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि आप डिस्काउंट पर शेयर को इशू नहीं कर सकते। बट डिबेंचर पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहो तो डिस्काउंट पर भी डिबेंचर को इशू कर सकते हो। ठीक है। अब पार का मतलब मैंने क्या बताया कि फेस वैल्यू इक्वल टू इशू प्राइस, इट इज़ नथिंग बट इशूड एट पार। बट अगर आपकी फेस वैल्यू कम है, इशू प्राइस ज़्यादा है, जैसे फेस वैल्यू 100, इशू प्राइस है 120, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा इशूड एट प्रीमियम। और वो जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के नाम से। अब आपको मैंने बताया था इशू शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, इशू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में, कि जो आपका एक्स्ट्रा वाला अमाउंट होगा ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। एंड अगर आप डिस्काउंट पर इशू करते हो, फेस वैल्यू आपकी ज़्यादा है, इशू प्राइस आपका कम है। फॉर एग्जांपल आपने कहा फेस वैल्यू 100 है और आपका इशू प्राइस 90 है, तो इसको हम बोलेंगे इशू एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर जो आपका लॉस हो रहा है ना 10 रुपये का, ये लॉस को हम किस नाम से जानेंगे, इसको हम जानेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। क्या बात आपको ये वाली क्लियर हो गई? यस। अब आगे मेरे साथ ध्यान दीजिए। अब देखो आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में और डिबेंचर वाले चैप्टर में सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जहाँ जहाँ पर आपने शेयर वर्ड यूज़ किया है वहाँ पर उसकी जगह आप वर्ड यूज़ करेंगे डिबेंचर, और जहाँ जहाँ पर आपने शेयर कैपिटल वर्ड यूज़ किया है वहाँ पर आप यूज़ करेंगे डिबेंचर। मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि आप 10 रुपये का शेयर इशू कर रहे हो, और मान लेते हैं यहाँ पर आप 100 रुपीज़ का डिबेंचर इशू कर रहे हो, और ऐसे आपने इंस्टॉलमेंट बना रखी है। जैसे पहली इंस्टॉलमेंट कौन सी थी, एप्लीकेशन, सेकंड कौन सी थी, अलॉटमेंट, उसके बाद क्या थी, फर्स्ट कॉल, उसके बाद क्या थी, फाइनल कॉल। अब मान लेते हैं एप्लीकेशन पर आपके 20 रुपये हैं, अलॉटमेंट आपके 30 रुपये हैं, एंड यहाँ पर फिर आपके 20 रुपये हैं, एंड फाइनल कॉल में यहाँ पर आपके 30 रुपये हैं। अब इसको आप वहाँ पर क्या बोलते थे, शेयर एप्लीकेशन, बट आप यहाँ पर बोलोगे डिबेंचर एप्लीकेशन। वहाँ पर बोलते थे शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर आप बोलोगे डिबेंचर अलॉटमेंट। वहाँ पर बोलते थे फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पर बोलेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल। वहाँ पर बोलते थे शेयर फाइनल कॉल, यहाँ पर बोलेंगे डिबेंचर फाइनल कॉल। बस ये छोटा सा डिफरेंस है। जैसे वहाँ पर आप पहली वाली एंट्री क्या बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 1000 डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री वहाँ पर हम क्या बनाते थे शेयर वाले चैप्टर में, वहाँ पर हम एंट्री बनाते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एंट्री बनती थी। अमाउंट कितना आ जाएगा, 1000 डिबेंचर है,
मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपये का एक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20,000, यहाँ भी कितना हो जाएगा 20,000। बट मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि जहाँ जहाँ पर शेयर वर्ड है वहाँ पर आप क्या रिप्लेस कर दोगे, डिबेंचर। तो आपको यहाँ पर शेयर नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है डिबेंचर। क्लियर हुई बात? ओके। उसके बाद आप सेकंड एंट्री क्या बनाते थे वहाँ पर, उसके बाद आप सेकंड एंट्री बनाते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने अभी आपको क्या बोला, जहाँ जहाँ पर शेयर है वहाँ पर आप क्या लिख दोगे, वहाँ पर आप क्या लिख दोगे, डिबेंचर। और जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल है वहाँ भी आप क्या लिख दोगे, डिबेंचर। तो यहाँ शेयर कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, डिबेंचर। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई है। सो दिस इज़ द माइनर डिफरेंस जो इस चैप्टर में है, वो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब मान लेते हैं सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट डिबेंचर अलॉटमेंट की, तो वो कैसे बनेगी, बिल्कुल सिंपल है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, एंड सेकेंड एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर कैसे आ जाएगा अमाउंट, 1,000 डिबेंचर थे, एक 30 रुपये का है, तो कितना हो जाएगा 30,000, यहाँ भी 30,000 एंड यहाँ भी 30,000। आई होप आपको ये वाली बात तो समझ आ गई है। ओके। अब देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जैसे वहाँ पर क्या था कि जो आप शेयर का पैसा है, यहाँ पर डिबेंचर का पैसा मान लेते हैं। जब आप इसको मंगा रहे हो तो ये दो तरीके से आ सकता है, पहला लमसम और दूसरा इन इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ भी सेम चीज़ रहेगी जैसी वहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 100 रुपये का जो डिबेंचर है वो 3 तरीके से इशू हो सकता है। कैसे, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ये बात समझ आई। और जब आप पैसा मंगाते हो डिबेंचर का तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं, पहला कि पैसा कोई डिबेंचर होल्डर दे ही ना, उसको हम कॉल्स इन एडेड बोलेंगे, या फिर कोई ऐसा हो जो एडवांस में पैसा दे दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने वहाँ पर शेयर कैपिटल वाले में सीखे हैं। अब ध्यान रखना, अगर आप प्रीमियम पर डिबेंचर को इशू कर रहे हो तो जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट है उसको आप क्या बोलते हो, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। और याद रखना वो होता है एंट्री में क्रेडिट। क्या होगा, एंट्री में क्रेडिट। सर कौन सी वाली एंट्री में, उस वाली एंट्री में जिसमें प्रीमियम है, ठीक है। बट सर 2 एंट्री बनती हैं, जैसे मान लो अलॉटमेंट में आपका प्रीमियम इंक्लूड है, तो अलॉटमेंट की 2 एंट्री बनेगी, एक बनेगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, दूसरी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट। तो कौन सी वाली एंट्री में एसपीआर लिखेंगे, तो ध्यान रखना शेयर वाले चैप्टर में कहाँ लिखते थे, शेयर कैपिटल के नीचे, ठीक है। यहाँ पर कहाँ लिखेंगे, डिबेंचर्स के नीचे। यानी जो आप एंट्री बनाओगे ना, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, उस डिबेंचर के नीचे ही आप लिखोगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे मान लो 100 रुपये का डिबेंचर है और यहाँ पर 20 रुपये का प्रीमियम है, और मान लो 3 इंस्टॉलमेंट है, पहली एप्लीकेशन है, दूसरी अलॉटमेंट है और तीसरी यहाँ पर फर्स्ट कॉल है। ओके। अब मान लेते हैं कि भाई आपका यहाँ पर 20 रुपये की एप्लीकेशन है, 30 रुपये की अलॉटमेंट है, यहाँ पर 20 रुपये का प्रीमियम है और यहाँ पर 50 रुपये की फर्स्ट कॉल है। तो ये जो अलॉटमेंट वाली एंट्री है ना, ये एंट्री आपकी ऐसे बनेगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अब क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम भी है तो आप नीचे क्या लिख दोगे, यहाँ पर टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट कैसे आएगा, बिल्कुल सिंपल है। मान लेते हैं कि 1,000 डिबेंचर इशू किए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,000 डिबेंचर पर 30 + 20 50 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50,000। एंड यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो 1,000 डिबेंचर पर 30 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000। एंड 1,000 डिबेंचर पर 20 रुपये, यहाँ पर आ जाएगा 20,000, ठीक है। फिर आप एंट्री बनाओगे बैंक वाली, तो यहाँ पर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अब आपको ये देखना है कि डिबेंचर अलॉटमेंट में आपने ऊपर कितना डेबिट किया है, तो 50,000 डेबिट किया है, तो 50,000 ही क्रेडिट होगा और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाली बात कर लेता हूँ मैं कि अगर आपने डिस्काउंट पर डिबेंचर को इशू किया तब क्या करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, आप एसपीआर को क्या कर रहे हो, क्रेडिट, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट। कौन सी वाली एंट्री में, सेम ड्यू वाली एंट्री में। समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपने 100 रुपीज़ का डिबेंचर इशू किया और उसमें 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है। 20 रुपये की फेस वैल्यू आप यहाँ मंगा रहे हो एंड 40 की यहाँ मंगा रहे हो, 20 और 40 कितने हो गए, 60, और 40 की यहाँ मंगा रहे हो, तो ये तो पूरा 100 हो गया। अब इसमें क्या है, -10 है, यानी 10 रुपये का डिस्काउंट है। तो ये वाली एंट्री सेम रहेगी, सिंपल रहेगी, ये वाली एंट्री भी सिंपल रहेगी। मैं आपको बताता हूँ ये अलॉटमेंट वाली जिसमें
डिस्काउंट है। तो यहाँ पर आप एंट्री बनाओगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि डिस्काउंट है तो मैंने कहा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पर आप डेबिट में लिखोगे डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ आप लिखोगे टू डिबेंचर्स, टू डिबेंचर्स। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है 1000 डिबेंचर है, फॉर एग्जांपल 1000 मैं एग्जांपल में इशू कर रहा हूँ, तो 1000 डिबेंचर है। यहाँ पर आप लिखोगे पूरे 40 रुपीज़, क्योंकि फेस वैल्यू कितनी है 40 रुपीज़ है, तो यहाँ आप लिखोगे 40 रुपीज़, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40,000। डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप 1000 डिबेंचर पर 10 रुपये का, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10,000। तो आपके पास में पैसा रिसीव कितना होगा 40 रुपये की फेस वैल्यू है, 10 का डिस्काउंट है, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30,000। उसके बाद में जब आप एंट्री बनाओगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। तो ऊपर देखो आपने डेबिट कितना किया है 30,000, तो रिसीव भी कितना होगा यहाँ पर 30,000। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई है। तो वही लिखा है यहाँ पर कि अगर आप प्रीमियम पर इंक्लूड कर रहे हो तो आपका SPR क्रेडिट होगा ड्यू वाली एंट्री में, और अगर आप डिस्काउंट पर इशू करें तो आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा ड्यू वाली एंट्री में। ड्यू वाली मतलब बैंक वाली से दूसरी वाली एंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया नोट, अकाउंटिंग इन दिस चैप्टर इज सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन इशू ऑफ शेयर्स, एक्सेप्ट क्या चेंज करना है आपको, शेयर को रिप्लेस करना है डिबेंचर से, एंड शेयर कैपिटल को रिप्लेस करना है डिबेंचर से। अब यहाँ पर दिमाग में रखना कि डिबेंचर से पहले हम एक रेट लिखते हैं 9% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स। तो आप कहोगे भैया यहाँ पर शेयर कैपिटल में तो नहीं था, बट यहाँ पर है। यहाँ पर इसलिए है क्योंकि डिबेंचर्स पर हम क्या करते हैं, हम कंपनी होकर के क्या करते हैं कि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करते हैं, और वो इंटरेस्ट जो है पहले से ही फिक्स हो जाता है, यानी प्री फिक्स डिबेंचर होता है। तो ये जो प्री फिक्स डिबेंचर होता है ये उसका रेट होता है, जैसे ऊपर 9% लिख रहा है, तो 9% एग्जैक्टली क्या है, इट इज़ इंटरेस्ट रेट। ये क्या है, ये डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट है, जितना हम इंटरेस्ट पे करेंगे डिबेंचर होल्डर को, और इस इंटरेस्ट रेट को हम याद रखना कूपन रेट भी कहते हैं। तो हमें डिबेंचर से पहले ये रेट भी लिखना होता है अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। ओके, अब नेक्स्ट वाली बात करते हैं यहाँ पर रिसीट ऑफ मनी की, यानी जो आप डिबेंचर का पैसा मांग रहे हो, अगर मान लो किसी डिबेंचर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, तो अगर पैसा नहीं दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर, और अगर मान लो एडवांस में दे दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि कॉल्स इन एरियर क्या है एंड कॉल्स इन एडवांस क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे मान लो हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी ने 1000 डिबेंचर इशू किए, और मान लेते हैं कि एक डिबेंचर आपका 100 रुपीज़ का है, और वहाँ पर आपने 3 इंस्टॉलमेंट बना रखी है। पहली इंस्टॉलमेंट है आपकी एप्लीकेशन, सेकंड इंस्टॉलमेंट है आपकी अलॉटमेंट, एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट है आपकी फर्स्ट कॉल। ओके, इस 100 रुपीज़ के डिबेंचर में 20 रुपये आप यहाँ मांग रहे हो, 40 आप यहाँ मांग रहे हो, और 40 आप यहाँ पर मांग रहे हो। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका 20 रुपये का प्रीमियम है, तो यहाँ भी आपका 20 रुपये का प्रीमियम मैंने इंक्लूड कर दिया है अलॉटमेंट में। अब देखो एप्लीकेशन वाली एंट्री आपकी सिंपल बनेगी। एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर, जैसे मान लो एक मिस्टर काली है, मिस्टर काली के पास में मान लेते हैं 200 डिबेंचर है। इस 200 डिबेंचर पर इसने क्या काम किया, एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया, बट जब अलॉटमेंट की बारी आई, अलॉटमेंट का टर्न आया, तो जब हमने इससे कहा कि भाई तेरे पास 200 डिबेंचर्स हैं, तो तू हमें 200 डिबेंचर का अलॉटमेंट का पैसा दे। इसने बोला हिम्मत है तो लेके दिखाओ, यानी कि इसने 200 डिबेंचर पर ये वाला पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया। तो देखो सिंपल है, इसके पास कितने डिबेंचर थे 200, हम अलॉटमेंट पर टोटल पैसा कितने मांग रहे हैं 60 रुपये, तो 200 इंटू 60 तो कितना हो गया 12,000। 200 इंटू 60 12,000, यानी बेसिकली इसने हमें यहाँ पर 12,000 रुपये नहीं दिए। तो ये जो 12,000 रुपये इसने नहीं दिए, इसी को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अब देखो एप्लीकेशन वाली एंट्री तो बिल्कुल सेम बनेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी। तो पहले यहाँ पर आप लिखोगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2%, जो भी परसेंट रहेगा 2% डिबेंचर्स। अब क्योंकि यहाँ पर SPR भी है, तो यहाँ पर आप पूरा लिखोगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। देखो SPR लिख के मत आना प्लीज़, एग्जाम में पूरा लिख के आना सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। क्यों, मैं लिख सकता हूँ SPR, कोई दिक्कत नहीं, मेरी 12th क्लास हो चुकी है, बट आपको 12th अभी करनी है, तो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर लिखोगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अब अमाउंट कैसे आएगा, टोटल डिबेंचर कितने 1000, और यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 60,000, एंड 1000 डिबेंचर पर फेस वैल्यू कितनी है 40, यहाँ पर आएगा 40,000, और 1000 डिबेंचर पर प्रीमियम कितना है 20, तो यहाँ पर कितना आएगा 20,000। इसके बाद जब आप एंट्री बनाओगे बैंक वाली,
तो वो एंट्री कैसे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि यहाँ पर पैसा नहीं मिला है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पर आप लिखोगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। डिबेंचर अलॉटमेंट में चेक करो कितने हैं, 60,000। अब यहाँ पर आपका एरियर कितना है वो चेक करो, एरियर है यहाँ पर 12,000 रुपये, तो आप 12,000 रुपये लिखोगे यहाँ पर। अब इस 60,000 में से 12,000 को लेस करो तो कितना अमाउंट आएगा, 48,000 वो आ जाएगा यहाँ पर बैंक में। ये हो गया आपका कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट। अब फाइनली ध्यान रखना यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, बट कौन सी वाली एंट्री में, बैंक वाली एंट्री में, ध्यान रखना। अब आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस होता है क्रेडिट। तो ये भी एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो हमारी एक कंपनी है, उसने डिबेंचर इशू किए, 1,000 डिबेंचर इशू किए, एंड मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, और मान लेते हैं यहाँ पर 10 रुपये का डिस्काउंट है, एंड 3 इंस्टॉलमेंट है। एक है आपकी एप्लीकेशन, दूसरी है आपकी यहाँ पर अलॉटमेंट, और तीसरी है आपकी फर्स्ट कॉल। अब यहाँ पर हैं आपके 20 रुपये, यहाँ पर है 40, यहाँ पर भी है 40, बट 40 नहीं है, -10 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक मिस्टर रमन है, और मिस्टर रमन के पास में 200 डिबेंचर हैं, 200 डिबेंचर है। उसने ये पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, लेकिन उसने बोला कि भाई वो जो अलॉटमेंट के बाद में जो आप फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने आओगे ना, एक काम करो वो भी आप अलॉटमेंट के टाइम पर ही ले लो। यानी उसने बेसिकली आने वाली जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है उसने अभी पे कर दिया है हमें अलॉटमेंट के टाइम पर। तो 200 डिबेंचर पर फर्स्ट कॉल कितनी है, 40 रुपये, तो उसने एडवांस में हमें पे कर दिया है कितना, 200 × 40, 200 × 40, यानी उसने हमें 8,000 रुपये एडवांस में पे कर दिए हैं। बट ये बताओ क्या ये 8,000 रुपये हमें वहाँ पर पे करेगा, फर्स्ट कॉल पर नहीं करेगा, तो वहाँ पर हमें वापस से डेबिट करना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस को। समझाता हूँ मैं कैसे। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन की वाली एंट्री बिल्कुल सिंपल बनेगी, कोई चेंज नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर अलॉटमेंट की क्या एंट्री बनेगी और फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री बनेगी। अलॉटमेंट पे आप एंट्री बनाओगे यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट भी है तो यहाँ पर आप लिखोगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, एंड यहाँ पर आप लिखोगे टू डिबेंचर्स। एग्जाम्पल के लिए कितने डिबेंचर थे, 1,000, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखो फेस वैल्यू, 1,000 इंटू फेस वैल्यू कितनी है, 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000। 1,000 इंटू डिस्काउंट कितना है, 10 रुपये का, तो यहाँ पर आएगा 10,000, और 1,000 इंटू पैसा कितने रिसीव हो रहा है, 30, तो 1,000 इंटू 30, 30,000। ये समझ आया। अब जब आप बैंक वाली एंट्री बनाओगे तो एंट्री क्या बनाओगे आप, यहाँ लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ आप लिखोगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अब क्योंकि यहाँ पर आपको कॉल्स इन एडवांस रिसीव हो रही है तो आपको यहाँ पर लिखना है कॉल्स इन एडवांस। अब यहाँ पर दिमाग में रखना कि आपने ऊपर डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना डेबिट किया है, 30,000, तो यहाँ भी आप कितना क्रेडिट करोगे, 30,000। अब आपको ये चेक करना है कि आपके पास में कॉल्स इन एडवांस का कितना पैसा एडवांस में आया है। तो 8,000 एडवांस में आया है, तो आप यहाँ पर लिखो 8,000, और इन दोनों को ऐड करके आप लिख दो यहाँ पर 38,000। बात समझ आई। अब देखो आगे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनेगी। फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। तो 1,000 डिबेंचर थे, 40 रुपये की फ़र्स्ट कॉल है, तो यहाँ पर आएगा 40,000, यहाँ भी आएगा 40,000, और आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। अब ये देखो आप डिबेंचर फर्स्ट कॉल में आप कितना लिख दोगे यहाँ पर 40,000। बट मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको 40,000 रुपये मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिस्टर रमन ने ऑलरेडी अलॉटमेंट के टाइम पर ही 8,000 रुपये दे दिए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 8,000 को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे तो आपको नहीं मिलेंगे। तो वो जो आपने पहले कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था वही आप यहाँ पर डेबिट कर दोगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। तो अगर आपके 40,000 में से अगर आपको 8,000 ऑलरेडी रिसीव हो गए हैं, तो आप 40,000 में से 8,000 को लेस करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 32,000। तो आई होप आपको ये वाली बात तो यहाँ पर समझ आ गई है, रिसीट ऑफ मनी। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। सो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर टॉपिक नंबर 1, दैट इज़ एट पार कैसे इशू करना है, एट प्रीमियम कैसे इशू करना है, एंड एट डिस्काउंट कैसे इशू करना है।
ओके तो यहाँ पर मैंने आपको टॉपिक नंबर 1 पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 की, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर दिमाग में रख लो कि जब आप शेयर को इशू करते हो तो 2 तरीके से शेयर इशू हो सकते हैं, पहला फॉर कैश, दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कैश मतलब आपने शेयर इशू किए, पैसा ले लिया। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब आपने शेयर इशू किए, शेयर दिए किसी शेयर होल्डर को, बट आपने पैसा नहीं लिया है, कुछ अदर चीज़ ली है, ठीक है। बट यहाँ पर डिबेंचर 3 तरीके से इशू हो सकता है, पहला फॉर कैश, दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और तीसरा आपका होता है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर कैश वाला तो समझा दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा वाला, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने टॉपिक नंबर 2, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब आप डिबेंचर को इशू करते हो तो आपका डिबेंचर 3 लोगों को इशू हो सकता है, पहला प्रमोटर, दूसरा अंडरराइटर और तीसरा है यहाँ पर वेंडर। प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी को स्टार्ट करता है, उसको भी हम डिबेंचर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कंपनी के लिए कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस किए हैं। दूसरा अंडरराइटर, अंडरराइटर क्यों? क्योंकि जब आप नई नई कंपनी को के डिबेंचर इशू करते हो तो पब्लिक को ट्रस्ट नहीं होता है, तो हम क्या काम करते हैं, कुछ ब्रोकर या कुछ ब्रोकर वगैरह को हम पकड़ लेते हैं, उनको हम कुछ कमीशन देते हैं और कमीशन में बोलते हैं कि आपको हम इतने डिबेंचर दे देंगे, बाकी डिबेंचर आप पब्लिक को इशू करवा दो, पब्लिक को बिकवा दो। तो कुछ कमीशन की फॉर्म में हम डिबेंचर देते हैं अंडरराइटर्स को, एंड कुछ कभी कभी हम डिबेंचर देते हैं वेंडर्स को। वेंडर्स कौन होते हैं? या तो हमने उनसे कोई एसेट परचेज की है या फिर हमने उनसे पूरा का पूरा बिजनेस परचेज किया है। तो दिमाग में रखना वापस से कि जब आप डिबेंचर को इशू कर रहे हो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो 3 लोगों को हो सकता है, प्रमोटर, अंडरराइटर, वेंडर। फिर वेंडर के 2 केस हैं, एक तो अगर आपने एसेट परचेज किया है, दूसरा अगर आपने बिजनेस परचेज किया है। सो दिस इज व्हाट डिबेंचर इशूड टू प्रमोटर, दूसरा डिबेंचर इशूड टू अंडरराइटर, तीसरा डिबेंचर इशूड टू वेंडर। वेंडर वाले में 2 केस होंगे, पहला व्हेन द एसेट इज परचेज्ड, दूसरा व्हेन द बिजनेस इज परचेज। ये आपने सेम कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है अपना शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, इट इज एग्जैक्टली सेम, बट फिर भी आपको मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर। तो प्रमोटर वाले में ध्यान रखना, एंट्री क्या बनेगी? प्रमोटर वाले में एंट्री बनेगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, यानी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट जो है वो कंपनी का एक्सपेंस है और उसका पैसा हमें किसको पे करना है? प्रमोटर को, जो कंपनी के प्रमोटर हैं। बट हम उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, उनको हम डिबेंचर दे रहे हैं, तो सेकंड एंट्री बना देंगे हम प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू % डिबेंचर, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की एंट्री क्या बनेगी प्रमोटर वाले की? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, बोलो मेरे साथ में, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। सेकंड एंट्री बनाएंगे प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू % डिबेंचर्स। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं अंडरराइटर की। तो अंडरराइटर कौन होते हैं? वो जो सेबी में बैठे हुए लोग हैं, जो जैसे ज़ेरोदा है, ग्रो ऐप है, ये सब क्या कर रहे हैं बेसिकली, आपके डिबेंचर को या शेयर वगैरह को मार्केट में डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? अंडरराइटिंग कमीशन पे करेंगे इन ब्रोकर वगैरह को, एज अ डिबेंचर उनको दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेंगे? अंडरराइटिंग कमीशन। जैसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कंपनी का एक्सपेंस है, वैसे ही यहाँ पर अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी का एक्सपेंस है। सो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, ये पैसा किसको देना है? अंडरराइटर को। तो पहली एंट्री बनाएंगे आप अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, सेकंड एंट्री आप बनाएंगे अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अब देखो शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में हम यहाँ पर क्या लिख रहे थे? शेयर कैपिटल, बट मैंने क्या बताया, जहां जहां पर शेयर कैपिटल आएगा वहां वहां इस चैप्टर में डिवेंचर आएगा। तो इसकी अंडरराइटिंग कमीशन की एंट्री मेरे साथ बोलिए, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स एंड अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। क्लियर? अब बात करते हैं वेंडर्स की। तो वेंडर्स बेसिकली कौन लोग होते हैं? जिनसे आप या तो बिजनेस परचेज कर लेते हो या फिर कोई ना कोई एसेट परचेज कर लेते हो, उस सामने वाली पार्टी को हम कहते हैं वेंडर। और पहला केस हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अगर आपने एसेट परचेज की और एसेट परचेज करने के बदले में आपने उनको पैसा नहीं दिया बल्कि डिबेंचर दिए हैं, तो क्या करेंगे? तो जब आप एसेट परचेज करेंगे तो आपके पास में एसेट आएगी और आपको पेमेंट करना रहेगा वेंडर को, वेंडर आपकी लायबिलिटी रहेगी। तो फर्स्ट एंट्री आप क्या बनाओगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। फिर मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि वेंडर को आपने पार्शियल पेमेंट कर दिया, तो पार्शियल पेमेंट की आप एंट्री क्या बनाओगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक दिया है तो टू बैंक, कोई बिल दिया है तो बिल्स पेबल या फिर बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। और आप जो डिबेंचर पे करोगे उनको, तो डिबेंचर पे करने की एंट्री बनाओगे आप वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। अगर प्रीमियम पर इशू हुए होंगे तो नीचे आ जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और अगर आपने डिस्काउंट पर इशू किए होंगे तो आपका डेबिट में आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की कोई एसेट परचेज की, तो आप पहली एंट्री बनाओगे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1 लाख। फिर मान लो आपने उसमें 1 लाख में से उसको 20,000 दे दिए, तो साहब सेकेंड एंट्री बनाओगे वेंडर अकाउंट डेबिट 20,000, और आपने कैश दिया है उसको, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। अब कितने पैसे बचे? अब बचे 80,000, तो उसके लिए आप एंट्री बनाओगे वेंडर अकाउंट डेबिट 80,000, ठीक है। और मान लो आपने उसको डिबेंचर इशू किया प्रीमियम पर, ठीक है, और आपने 80,000 रुपीज़ के डिबेंचर इशू किए प्रीमियम पर। अब प्रीमियम पर कैसे? मान लो 100 रुपये का डिबेंचर है, बट आपने उसको दिया 140 में,
या फिर 160 में, यानी आपने 100 रुपये का डिवेंचर 100 + 60 में इशू किया, तो यहाँ पर आप 160 से डिवाइड करके नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लोगे। सो 80,000 डिवाइडेड बाई 160, 80,000 डिवाइड बाई 160, तो यहाँ पर आगे आपके नंबर ऑफ डिवेंचर 500। तो आप यहाँ डिवेंचर में लिखोगे 500 डिवेंचर हमने इशू किए, एक की फेस वैल्यू है 100, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50,000। और प्रीमियम में कैसे आ जाएगा, 500 डिवेंचर आपने इशू किए और आपने प्रीमियम ले रहे हो 60 रुपये, तो 500 × 60 यहाँ पर आ जाएगा आपका 30,000। ये आपकी ये एंट्री बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने डिस्काउंट में इशू किए होते, मान लो आपने 100 रुपये के डिवेंचर को आपने -20 यानी 20 रुपये के डिस्काउंट में इशू किया, तब आप इस 80,000 को डिवाइड करोगे 80 से, तो ये हो जाएगा आपका 80,000 डिवाइड बाई 80। तो इस बार आपके डिवेंचर आ रहे हैं 1,000। तो अब आपको क्या करना है, वेंडर में तो आपको उतना अमाउंट ही लिखना है जितना आपको उसको पे करना है, ठीक है। बट यहाँ पर SPR नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, डिस्काउंट। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हमने 1,000 डिवेंचर इशू किए, फेस वैल्यू 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000, और आपने 1,000 डिवेंचर पर 20 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000 और आपकी एंट्री मैच हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। तो अगर कभी भी आपने डिवेंचर इशू किए हैं प्रीमियम पर या फिर डिस्काउंट पर, तो आपको निकालने पड़ते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेंगे, जो अमाउंट आपको पे करना है उसको आप ऊपर रखिए एंड इशू प्राइस से डिवाइड कर दीजिए। इशू प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आप बिजनेस परचेज कर रहे हो तो क्या एंट्री पास करोगे। देखो बिजनेस परचेज करने पर आपके पास एसेट भी आ जाते हैं और लाइबिलिटी भी आ जाती है। तो आप लिखोगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी आपके पास में एसेट आए हैं, और जो भी आपके पास में लाइबिलिटी आई है तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, और आपको कुछ पैसा वेंडर को भी देना पड़ता है, तो आप यहाँ पर क्रेडिट में लिखोगे टू वेंडर, ठीक है। अब अगर मान लो ऊपर बैलेंस बचा तो वो आता है गुडविल के नाम से, एंड अगर नीचे बैलेंस बचा तो वो आता है कैपिटल रिजर्व के नाम से। इज इट क्लियर। अब आपको वेंडर को हो सकता है पार्शियल पेमेंट करना पड़े, तो आप सेकंड एंट्री क्या बना दोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक वट एवर। अगर आपने पार्शियल पेमेंट किया है, फॉर एग्जांपल आपने 1,00,000 का नेट एसेट बिजनेस परचेज किया और आपने उसमें से 20,000 रुपीज़ आपने कैश में पेमेंट कर दिया, बचे 80,000। अब 80,000 के लिए वही एंट्री जो मैंने आपको अभी ऊपर बताई है, सेम आप ट्रीटमेंट आप एंट्री यहाँ पर पास करेंगे। अगर डिस्काउंट पर इशू हुआ होगा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर प्रीमियम पर इशू हुआ होगा तो आप ये प्रीमियम पर SPR को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट है वो समझ लो, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट वी नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिवेंचर्स एज फॉलोज। यानी अगर आपने डिवेंचर इशू किए हैं वेंडर वाले केस में प्रीमियम पर या फिर डिस्काउंट पर, तो आपको निकालने पड़ते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर, और वो कैसे निकलते हैं, अमाउंट पेबल। जैसे 1,00,000 रुपये का वेंडर को पेमेंट करना था, 20,000 आपने कैश में पेमेंट कर दिया, बचे कितने 80,000, तो यहाँ पर आप लिखोगे ऊपर अमाउंट पेबल में 80,000 डिवाइड करोगे इशू प्राइस से। इशू प्राइस क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अगर प्रीमियम पर इशू करे हैं, और फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट अगर आपने डिस्काउंट पर इशू किए हैं। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ आ गया है। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लेते हैं मेरे पास में मैं यहाँ ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है जे लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज़ 3,50,000 फ्रॉम के लिमिटेड। तो के लिमिटेड कौन है, वेंडर, जिससे हम परचेज करते हैं वो वेंडर है। तो सबसे पहले हम यही एंट्री बना देंगे, क्वेश्चन नंबर 14। आपने मशीन परचेज की तो आप यहाँ पर लिखोगे मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन अकाउंट डेबिट किससे परचेज किया, के लिमिटेड से। तो कितने की परचेज की, 3,50,000। फर्स्ट एंट्री तो यही बन गई। अब फिर आगे लिखा है कि ऑन 28/2018 50,000 वर पेड टू के लिमिटेड। हमने तुरंत उसको 50,000 दे दिया, यानी पार्शियल पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे कि के लिमिटेड को हमने डेबिट किया और हमने पेमेंट दिया, तो कैश में हम लिखेंगे कितना पेमेंट किया, 50,000। तो यहाँ भी आ जाएगा 50,000, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन कहता है एंड द बैलेंस वॉज पेड बाई इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 3,10,000 इन जे लिमिटेड। तो हमने क्या काम किया, उसको डिबेंचर दे दिए। तो डिबेंचर यहाँ पर आएगा डिबेंचर्स अकाउंट, सॉरी के लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अब एक लाइन डेबिट में छोड़ देना, क्या पता डिस्काउंट आ जाए, और यहाँ पर आप लिखोगे 2% डिबेंचर्स। अब आप सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर के लिमिटेड में कितना अमाउंट आएगा। देखो के लिमिटेड क्रेडिट कितना हुआ, 350, और आपने यहाँ पर डेबिट कितना कर दिया, 50। तो कितना पैसा बाकी रहा, उसका बाकी रहा 3,00,000 रुपये, ठीक है ना। बट क्वेश्चन कह रहा है कि हमने उसको डिबेंचर दिए हैं 3,10,000 के। तो ये डिबेंचर की फेस वैल्यू है, ये डिबेंचर में आएगा 3,10,000। अब क्योंकि आपकी एंट्री मैच नहीं हो रही तो 10,000 का बैलेंस ऊपर आएगा तब मैच होगी। तो ऊपर जो 10,000 आए हैं ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट कैसे हो गया सर,
अरे बिल्कुल डिस्काउंट हो गया, आपने 3,10,000 की चीज़ 3 लाख में दे दी, तो 10 का डिस्काउंट दिया ना आपने। यस, ओके। अब चलते हैं हम आगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बिजनेस वाला भी करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर में 20 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर लिखा है EXA लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 4 लाख एंड टुक ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ 50,000 फ्रॉम मोहन ब्रोस। तो मोहन ब्रोस से बिजनेस परचेज किया है, तो मोहन ब्रोस कौन है? वेंडर है। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड एट 3,80,000 बी पेड बाई इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। तो वो कह रहे हैं हमने परचेज कंसिडरेशन यानी बिजनेस कितने परचेज किया है? 3,80,000 में। तो सबसे पहले आपको बिजनेस को परचेज करने की एंट्री बनानी है। तो आप यहाँ पर लिखोगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। एसेट आई है आपके पास में 4 लाख की, लाइबिलिटी आई है 50,000 की, और आपको मोहन ब्रदर्स को पैसे कितने देने हैं? मोहन ब्रदर्स को आपको पैसे देने हैं 3,80,000। ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि बैलेंस ऊपर बच रहा है कि नीचे बच रहा है। नीचे आ रहा है आपका 3,80,000 प्लस 50,000। यहाँ पर ये टोटल आ रहा है 4,30,000, जबकि ऊपर कितना आ रहा है? 4 लाख। तो ऊपर बैलेंस बचेगा 30,000 का, वो किस नाम से आ जाएगा? वो आ जाएगा गुडविल के नाम से। ये बात समझ आ गई? ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें उसको अब सेटल करना है, पेमेंट करना है। आपको 3 केस दे रखे हैं। कह रहे हैं अगर मान लो हम पार पर डिबेंचर इशू करेंगे तो क्या होगा? तो चलो पार पर कर देते हैं, पार वाला कर देते हैं। पार पर करेंगे तो आप एंट्री बनाओगे मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर आ जाएगा 2% डिबेंचर्स। कितना पेमेंट करना था मोहन को? 3,80,000 का। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 3,80,000, 3,80,000 खत्म बात। लेकिन अगर मान लो आप प्रीमियम पर इशू करोगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? तो सिंपल है, आपको एंट्री बनानी है मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, और क्योंकि आप प्रीमियम पर इशू कर रहे हो तो एंट्री बनेगी यहाँ पर % डिबेंचर्स एंड 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। अब क्वेश्चन ये है कि इसको 3,80,000 देने हैं, वो तो ठीक है, बट अब यहाँ पर डिबेंचर में कितना अमाउंट आएगा, SPR में कितना अमाउंट आएगा? तो मैंने आपको बताया है कि जब भी प्रीमियम डिस्काउंट पर इशू करोगे तो आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर। तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। कितना पेमेंट करना है इसको? 3,80,000। आपको इसको डिवाइड करना है इशू प्राइस से। तो इशू प्राइस कितना हो गया? सी वाला पार्ट है ये, प्रीमियम 10%। तो 100 रुपये का डिबेंचर है, 10 रुपये का प्रीमियम हो गया, तो इशू प्राइस कितना हो गया? 110। तो 3,80,000 को डिवाइड करोगे 110 से तो ये आ रहा 3454.54। देखो जब भी आपका ये फ्रैक्शन में आए ना नंबर ऑफ डिबेंचर, तो आपको ये नंबर ले लेना है डेसिमल से पहले वाला। डेसिमल से पहले वाला नंबर क्या है? 3454। आपको ये नंबर ले लेना है। तो जब आप ये नंबर लोगे तो 3454 फेस वैल्यू 100 एंड 3454 मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो 3454 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 345400 एंड ये हो जाएगा आपका 34540। ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या आपकी एंट्री मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैच नहीं होगी क्योंकि आपने 0.54 वाले जो डिबेंचर थे ये वाले, ये आपने कंसिडर किए ही नहीं, ये आपने इशू किए ही नहीं है। तो उसके लिए नीचे बैलेंस बचेगा। कैसे चेक करना है? ये 3,80,000, 3,80,000 और ये दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है चेक करो। 345,400 प्लस 34,540, तो ये आ रहा है 37,9940। तो ऊपर अमाउंट ज़्यादा है, नीचे अमाउंट कम है, तो बैलेंस चेक करो कितना आ रहा है। बैलेंस आपका आ रहा है 60 रुपीज़, तो आप 60 रुपीज़ नीचे लिख दोगे और यहाँ पर आप लिख दोगे कैश, यानी आपने ये 0.54 वाले डिबेंचर नहीं दिए, आपने इसके बदले में उनको पेमेंट कर दिया कैश में। ठीक है। अब यहाँ पर बी वाले पोर्शन की बात करते हैं, यानी डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट में आप क्या करोगे? सिंपल है, आप यहाँ पर लिखोगे मोहन ब्रदर्स। अब क्योंकि डिस्काउंट भी है तो आप यहाँ पर लिखोगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर।
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और यहाँ पर आप लिखोगे 2%। अब मोहन ब्रदर्स में तो वही अमाउंट आएगा जितना इसको पेमेंट करना था, 3,80,000। अब आपको पहले यहाँ पर निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर। कैसे निकलेंगे? 3,80,000 डिवाइड बाई इशू प्राइस। तो देखो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है यहाँ पर 10% का, सो 100 की फेस वैल्यू माइनस 10 का डिस्काउंट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90। तो 3,80,000 डिवाइड बाई 90, तो ये हो जाएगा 422। अब यहाँ पर भी डेसिमल में आपके फ्रैक्शन में आ रहे हैं आपके शेयर्स, तो आप ये वाले शेयर्स कंसीडर कर लो 4,222। तो यहाँ पर आप लिखोगे 4,222 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना हो जाएगा 4,222 मल्टीप्लाइड बाई 100, 4,22,200। और यहाँ पर आ जाएगा 4,222 मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपये का डिस्काउंट, तो 4,222 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये हो जाएगा आपका 42,0, और ये आपका इधर लिख देता हूँ मैं 3,80,000। अब आपको यहाँ पर भी ये चीज़ चेक करनी है कि क्या कोई बैलेंस बच रहा है। तो ऊपर है 3,80,000 प्लस 4,220, माइनस करेंगे नीचे वाला अमाउंट 4,222,000, तो 20 रुपये नीचे बच रहे हैं, वो आप लिख दोगे यहाँ पर 2 कैश करके। ठीक है, तो आपको मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है कॉन्सेप्ट नंबर, टॉपिक नंबर 2 क्लियर। अब हम बात करते हैं फाइनली यहाँ पर टॉपिक नंबर 3 की। टॉपिक नंबर 3 क्या है आपका? इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर कैसे इशू होते हैं, ध्यान रखिए मेरे साथ में। देखो जैसे मान लो भाई ये हमारी कंपनी है, ये हमारा बैंक है। अब क्या होता है, हमारा बैंक मतलब जिसमें हमारा अकाउंट है, तो हमारी कंपनी गई है बैंक के पास में, मान लो ये SBI बैंक है, SBI के पास में हमारी कंपनी गई और जाकर कंपनी ने कहा कि भाई हमें 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, 5 लाख रुपए का लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है हम आपको 5 लाख रुपए का लोन दे देंगे, लेकिन लोन के बदले में आपको कुछ ना कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी। तो कंपनी ने कहा ठीक है आप हमें 5 लाख का लोन दो, हम आपको अपनी बिल्डिंग के कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रख देंगे। तो यहाँ पर बिल्डिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपनी ने बैंक के पास रख दिए। बैंक ने कहा चलो ठीक है आपने हमारे पास में बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट रखे, इसको हम कह रहे हैं भाई आपने हमारे पास में अपनी बिल्डिंग को मॉर्टगेज कर दिया है, यानी गिरवी रखवा दिया है। ठीक है, यानी एक तरीके से हमें सिक्योरिटी मिल चुकी है, कि कल को अगर हमारे पास आपके लोन का रिकवरी नहीं हुई तो आपको हम बिल्डिंग को बेचने का राइट हमारे पास में आ गया, ऐसा बैंक मान के चल रहा है। तो ये जो सिक्योरिटी है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सिक्योरिटी, यानी ये पहली सिक्योरिटी है जो लोन के बदले में बैंक ने हमसे ली है। उसके बाद बैंक ने कहा कि भाई कंपनी मेरी बात सुनो, आपने हमारे पास में बिल्डिंग के कागजात तो रख दिए हैं बट हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम आपको 5 लाख का लोन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कल को हो सकता है भाई बिल्डिंग ना रहे, बिल्डिंग टूट जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए तो हमारा तो लोन का नुकसान हो जाएगा, हमारे तो लोन की रिकवरी होगी नहीं। हमें अब डर है कि आपसे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम चाहते हैं कि आप एक और सिक्योरिटी रखो हमारे पास में। अब बैंक कंपनी कह रही है देखो हमारे पास में और चीज़ नहीं है सिक्योरिटी रखने के लिए, बट फिर कंपनी ने कहा चलो एक काम करते हैं, हम आपके पास में 5,000 डिबेंचर जो कि 100 रुपये का एक है, यानी कि हम आपके पास में 5 लाख रुपए के डिबेंचर रख देते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब कंपनी ने कहा कि आप 5 लाख रुपए के डिबेंचर अपने पास रखो। ठीक है, उसके बाद में जो भी डेट आएगी आपके लोन के रिपेमेंट की, अगर मान लो हम आपको रिपेमेंट नहीं कर पाए तो आप क्या काम करना, सबसे पहले बिल्डिंग को बेच लेना, बिल्डिंग बिक जाए वहाँ से लोन की रिकवरी हो जाए, अच्छी बात है। बट अगर मान लो वो लोन की रिकवरी नहीं हुई बिल्डिंग बेचने से, तो आप उस दिन चाहो तो हमारे क्या बन जाओगे, डिबेंचर होल्डर। क्या बन जाओगे, डिबेंचर होल्डर, क्योंकि हमने आपको क्या दे दिए हैं, 5,000 डिबेंचर इशू कर दिए हैं, बट ये अभी हमने इशू नहीं किए हैं, ये डिबेंचर हमने आपके पास में गिरवी रखे हैं। जिस दिन हम आपके लोन का रिपेमेंट नहीं करा पाए तो उस दिन आप हमारे क्या बन जाओगे, डिबेंचर होल्डर। तो आपके पास में 2 राइट आ जाएंगे, या तो आप लोन की रिकवरी हमसे कर सकते हो, साथ में आप डिबेंचर होल्डर बन जाओगे, तो हमें आपको डिबेंचर के जो ट्रीटमेंट होते हैं, जो राइट आपके पास डिबेंचर होल्डर के होते हैं, वो भी राइट आपके पास में आ जाएंगे। बात समझ आई? तो यहाँ पर हमने डिबेंचर को इशू नहीं किया है, हमने यहाँ पर डिबेंचर को गिरवी रखा है, हमने डिबेंचर को सिक्योरिटी में यानी गिरवी रखा है। बट ये जो हमने ऊपर बिल्डिंग के कागजात रखे थे ये क्या है, प्राइमरी सिक्योरिटी। बट ये तो दूसरी सिक्योरिटी है, तो इस सिक्योरिटी को हम बोलेंगे सेकेंडरी सिक्योरिटी, यानी दूसरी सिक्योरिटी है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सिक्योरिटी। और सेकेंडरी को हम अकाउंट्स में बोलते हैं कोलेटरल। क्या बोलते हैं, कोलेटरल। तो बेसिकली ये जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं ये एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं, हमने असल में इशू नहीं किया, हमने पैसा नहीं लिया बैंक से, हमने तो गिरवी रखे हैं डिबेंचर। जब हम लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उस दिन आप बन जाओगे डिबेंचर होल्डर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
जब आप बैंक से लोन लोगे तो उसकी तो ट्रांजैक्शन हुई है, उसकी तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो आप एंट्री क्या पास कर देंगे, जब आप लोन लेंगे तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। फॉर एग्जांपल आपने SBI से 5 लाख का लोन लिया तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये बात समझ आ गई। उसके बाद में जो आपने डिबेंचर्स को इशू किया है एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। अब जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो चाहते हैं कि हम उन्हें एक एक बात बताएं, यानी कि हमने जो गिरवी रखे हैं डिबेंचर, ये बात भी उनको बताई जाए। बट ये असल में ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं है, यानी हमने ना तो पैसा लिया है ना पैसा दिया है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो ट्रांजैक्शन कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। बट डिबेंचर को बताना पड़ेगा। तो हमारे पास में 2 ऑप्शन है। पहला, या तो कंपनी रिकॉर्ड नहीं करेगी, कंपनी इस चीज़ को जर्नल एंट्री पास करके रिकॉर्ड नहीं करेगी, या फिर हो सकता है कि कंपनी इस चीज़ को जो हमने डिबेंचर इशू किया है कोलेटरल सिक्योरिटी में, इस बात को रिकॉर्ड करे। तो दोनों तरीके से एग्जाम में कैसे करना है वो आपको मैं समझाता हूँ। अगर मान लो आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान रखना आप कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, नो एंट्री। व्हेन कंपनी डज नॉट वांट टू रिकॉर्ड, अगर कंपनी रिकॉर्ड नहीं करना चाहती है इस चीज़ को कि हमने डिबेंचर इशू किए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी पर, तो आप कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे। बट अगर हम एंट्री पास नहीं करेंगे तो हमारे शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम बैलेंस शीट के अंदर एक डिस्क्लोजर दे देंगे। बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे कि हमने इतने अमाउंट के डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक के पास रख दिए हैं। एंट्री पास नहीं करेंगे, सिर्फ हम एक क्या काम करेंगे, डिस्क्लोजर बैलेंस शीट के अंदर दे देंगे। लेकिन अगर मान लो कंपनी इस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहती है तो फिर कंपनी क्या काम करेगी, फिर कंपनी एंट्री पास करेगी। और वो एंट्री क्या पास करेगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो बेसिकली इस टॉपिक में आपको 2 एंट्री याद रखनी है। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, जो आपने लोन लिया है उसकी एंट्री। दूसरा, अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो एंट्री पास मत करो, कंपनी रिकॉर्ड नहीं करना चाहती है तो एंट्री पास मत करो, आप सीधा बैलेंस शीट के अंदर उसको डिस्क्लोजर करके दिखा दो। लेकिन अगर कंपनी मान लो उसको रिकॉर्ड करना चाहती है तो कंपनी एंट्री क्या पास करेगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर। आपको ना मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर लेता हूँ 22। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो ध्यान रहे, बेस्ट बारकोड लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम अ बैंक गिविंग 6 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो हमने 5 लाख का लोन लिया है और 6 लाख रुपए के हमने डिबेंचर को एज कोलेटरल सिक्योरिटी रख दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स इफ एनी एंड शो दिस लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कैसे करोगे मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 22, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में बनाऊंगा लोन टेकन की, जो आपने लोन लिया है लोन टेकन की। क्या एंट्री बनाओगे सर आप? आपको एंट्री बनानी है यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितना लोन लिया है? 5 लाख का। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 5 लाख। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको मैं 2 केस दे रहा हूँ। केस नंबर ए, व्हेन कंपनी डज नॉट वांट टू रिकॉर्ड, कंपनी रिकॉर्ड नहीं करना चाहती कि हमने डिबेंचर को 6 लाख रुपए के डिबेंचर को इशू किया है इस कोलेटरल सिक्योरिटी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें हम एंट्री तो पास करते हैं नहीं, बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोजर देंगे। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो ध्यान देना। आप यहाँ पर लिखोगे बैलेंस शीट, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या होता है आपका, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब देखो बैंक लोन और जो आपका वो है डिबेंचर्स, वो किस में आते हैं, वो आते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में। और नॉन करंट लायबिलिटी में पहला पार्ट आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो आप वो लिखोगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और यहाँ पर आप लिख दोगे टोटल। अच्छा, पहले यहाँ पर आपको नोट नंबर भी लिखना है। यहाँ पर ये आपका पार्ट आ जाएगा नोट नंबर और यहाँ पर आएगा अमाउंट, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर लिखोगे एसेट्स, और एसेट में आपका यहाँ पर आ जाएगा करंट एसेट, क्योंकि आपने लोन लिया है तो आपके पास में बैंक बैलेंस भी है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ पर भी आप अमाउंट लिख दोगे एंड ये आपका हो जाएगा इधर, ये आपका हो जाएगा टोटल। अब देखो करना कैसे है, आपको यहाँ पर लिखना है लॉन्ग टर्म बोरिंग के आगे नोट नंबर 1 और नीचे आप बनाओगे नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1 है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग का। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का, एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है नंबर 1, दैट इज़ जो आपने लोन लिया है।
आपने बैंक लोन कितने का लिया है? आपने बैंक लोन लिया है 5 लाख का, तो आप यहाँ पर लिखोगे बैंक लोन 5 लाख, और यहाँ पर आप लिख दोगे ₹6 लाख डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज़। यानी आपने यहाँ पर बेसिकली क्या दे दिया? आपने बेसिकली यहाँ पर क्या दे दिया? डिस्क्लोजर दे दिया कि हमने 6 लाख रुपए डिबेंचर इशू किए हैं। बस ये चीज़ आपको करनी है। तो आप ये 5 लाख का अमाउंट यहाँ लिख दोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग के आगे, और यहाँ पर टोटल भी आ जाएगा आपका 5 लाख। ये बात समझ आ गई। इसके बाद आप सेकंड नोट बनाओगे किसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, और यहाँ पर आप सीधा क्या लिख दोगे? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना? 5 लाख, क्योंकि आपने 5 लाख का लोन लिया है तो बैंक में 5 लाख आ गए, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 5 लाख, और टोटल में लिख दोगे आप 5 लाख। ये आपको तब करना है जब आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर बी वाला केस, यानी कि व्हेन कंपनी वांट्स टू रिकॉर्ड। तो अगर कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है तो मैंने आपको क्या बताया कि हम एंट्री पास करेंगे पहले। तो एंट्री कौन सी होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2%, डिबेंचर्स कितना? सॉरी 6 लाख के डिबेंचर इशू करें ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख, और यहाँ पर भी आ जाएगा जी 6 लाख। अब अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो ध्यान रखना, बैलेंस शीट आपकी एग्जैक्टली सेम बनेगी जैसी आपने ऊपर बनाई है। तो मैं यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपकी बैलेंस शीट एग्जैक्टली सेम बनेगी जैसे आपने ऊपर बनाई है, बस एक छोटा सा चेंज आएगा, वो आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए, बैलेंस शीट आपको एग्जैक्टली सेम बनानी है, बस एक चेंज करना है। चेंज क्या करना है? यहाँ पर जो आपने बैंक लोन के नीचे ये नोट लिखा है ना, आप ये नोट नहीं लिखेंगे, बल्कि आपने जो ये एंट्री पास करी है ना, ये वाली डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, इसकी आपको पोस्टिंग करनी है। कैसे? इस बैंक लोन के नीचे आप लिखोगे डिबेंचर जो आपने इशू किए हैं 6 लाख रुपए के, और इसी में से आप ये लेस कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस 6 लाख रुपए के। अब 6 लाख में से अगर 6 लाख लेस हो जाएगा तो आपके पास में कितना आएगा? 0। बाकी तो एग्जैक्टली सब सेम है। तो आपको ये करना है इस वाले कॉन्सेप्ट में, अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर एंड टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। बेसिकली क्या समझ लें, देखो हमारी ये कंपनी है, और कंपनी क्या काम कर रही है? कंपनी 1000 डिवेंचर को इशू कर रही है। 1000 डिवेंचर को कंपनी क्या कर रही है? इशू करनी है। इस इशू करने का मतलब क्या होता है? यानी कि सामने एक इंसान है जिसको हम बोल रहे हैं डिवेंचर होल्डर, जो हमारे इस डिवेंचर को परचेज कर रहा है। तो कंपनी क्या काम करेगी? इस 1000 डिवेंचर को इस डिवेंचर होल्डर को दे देगी। यानी बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट रहेंगे ऐसे, और डॉक्यूमेंट में लिखा होगा कि भाई इस पर्सन को हम इतने डिवेंचर दे रहे हैं, और इसके बदले में कंपनी इससे क्या ले लेगी? कंपनी इससे ले लेगी पैसे। कैसे? जैसे अगर मान लो 1000 डिवेंचर ही खरीद रहा है और एक 100 रुपये का है, तो कंपनी इससे 1 लाख रुपए ले लेगी। यानी इसको हम क्या बोलेंगे कि हमने डिवेंचर इशू कर दिए हैं, डिवेंचर हमने इशू कर दिया। कैसे? एट पार, यानी जितने रुपए का डिवेंचर था उतने का ही हमने इशू किया। ये हो गया पहला केस। बी, मान लो कंपनी इसे 1000 डिवेंचर देगी, बट बोलेगी कि एक डिवेंचर की फेस वैल्यू वैसे तो 100 है, बट हम इसको 120 का बेचेंगे। तो यहाँ पर कंपनी 1,20,000 रुपये इसे ले लेगी। इसको हम बोलेंगे कि हमने डिवेंचर इशू कर दिए एट प्रीमियम। ठीक है। अब ये जो इसमें 1 लाख रुपए हैं, ये तो डिवेंचर के हैं, और जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपये आए हैं, ये क्या है? ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, जो कि कंपनी का क्या है? प्रॉफिट है। बात समझ आई? उसके बाद में थर्ड केस क्या हो सकता है कि कंपनी इससे बोले कि हम आपको 1000 डिवेंचर दे रहे हैं, बट हम एक डिवेंचर आपको 90 रुपीज़ का देंगे, यानी हमें आपसे 90,000 रुपीज़ चाहिए होंगे। तो यहाँ पर डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? वैसे तो 1 लाख है, बट आपने -10,000 में ये बेचे हैं, तो 10,000 क्या है कंपनी का? डिस्काउंट जो कंपनी डिस्काउंट दिया। ये डिस्काउंट कंपनी के लिए क्या है? ये कंपनी के लिए है, डिस्काउंट जो है कंपनी के लिए एक्सपेंस है, खर्चा हो गया, यानी एक तरीके से बोलो तो ये कंपनी का लॉस हो गया। इस केस को हम क्या बोलेंगे? इस केस को हम बोलेंगे कि हमने डिवेंचर इशू कर दिए हैं एट डिस्काउंट। तो अभी आपको समझ आया कि डिवेंचर इशू करना क्या होता है। यानी कंपनी डिवेंचर दे देगी, यानी सर्टिफिकेट दे देगी डिवेंचर के, और सामने वाले बंदे से, सामने वाले डिवेंचर होल्डर से हम पैसा ले लेंगे। इसको हम बोलते हैं डिवेंचर इशू करना। तो डिवेंचर इशू हो सकते हैं 3 तरीके से। डिवेंचर जो इशू हो सकते हैं, जो इशू हो सकते हैं 3 तरीके से हो सकते हैं, यानी कि एट पार,
एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब बात करते हैं रिडम्पशन क्या होता है। अब कंपनी ने, अब हमारी जो कंपनी है, इस कंपनी ने जो 1000 डिबेंचर इससे इशू किए थे, कंपनी ने बोला था कि 2 साल के बाद में आपका जो पैसा हमने लिया है वो वापस कर देंगे। तो ये जो डिबेंचर होल्डर है, ये जो डिबेंचर होल्डर है, 2 साल के बाद में, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद में कंपनी के पास आएगा और कंपनी से बोलेगा कि हमने आपसे डिबेंचर लिए थे 1 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए डिबेंचर आपसे लिए थे हमने, ये डिबेंचर का हमें पैसा वापस कर दो। तो 2 साल के बाद में ये कंपनी इस 1 लाख रुपए के डिबेंचर को वापस ले लेगी और इसके बदले में क्या करेगी, पैसे दे देगी। तो जब पैसा ले रही थी, डिबेंचर दे रही थी, उसको हम बोलते हैं डिबेंचर को इशू करना। लेकिन जब डिबेंचर वापस ले लेगी, सर्टिफिकेट वापस ले लेगी और बदले में क्या दे देगी, पैसे, उसको हम बोलेंगे डिबेंचर का रिडम्पशन करना। क्या बोलेंगे, डिबेंचर का रिडम्पशन करना। तो बेसिकली रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट, रीपेमेंट। अब यहाँ पर 2-3 केस समझो आप। पहला केस क्या हो सकता है कि हमने उसको 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए थे और हम बदले में उसे 1 लाख रुपए दे रहे हैं। 1 लाख रुपए दे रहे हैं मतलब 1000 डिबेंचर थे और जितने रुपए का डिबेंचर था 100 रुपीज का, वो उसको हम वापस कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, रिडम्पशन एट, रिडम्पशन एट पार। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि कंपनी बोले हमने आपको 1 लाख रुपए के डिबेंचर लिए थे, बट हम आपको ना 1,20,000 रुपए लौटाएंगे। 1 लाख रुपए, 1,20,000 लौटाएंगे। मतलब ये कि हमने 1000 डिबेंचर इशू किए थे आपको, बट वैसे बेचा तो आपको 100 रुपए का डिबेंचर, बट आपको हम 100 रुपए नहीं लौटाएंगे, हम तो आपको 130 रुपए लौटाएंगे, यानी 1,30,000 आपको देंगे। तो यहां पर हम बोलेंगे कि हम जो रिडम्पशन कर रहे हैं, यानी डिबेंचर का जो हम रीपेमेंट कर रहे हैं, वो हम कैसे कर रहे हैं, एट प्रीमियम। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर कंपनी को देने चाहिए थे 1 लाख रुपए, बट कंपनी उसको पैसे कितने लौटा रही है, 1,30,000। तो जो एक्स्ट्रा वाले 30,000 है, वो कंपनी का फायदा है कि नुकसान है, वो नुकसान है, क्योंकि हम 1 लाख रुपए देने थे, कितने ने, 1,30,000। तो रिडम्पशन एट प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होता है, एक तरीके से लॉस होता है। और लॉस के साथ साथ में ये पैसा लाइबिलिटी भी है, क्योंकि अगर हम आज इशू कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि 2 साल के बाद में आपको हम इतने रुपए लौटाएंगे, यानी 30,000 रुपए एक्स्ट्रा लौटाएंगे, तो लॉस तो है ही है, ये साथ में क्या है, लाइबिलिटी। क्योंकि जब हम डिबेंचर का पैसा लौटाते हैं तभी हम ये वाला पैसा लौटाते हैं, लाइबिलिटी, ये जो एक्स्ट्रा वाला पैसा है, ये वाला। अब थर्ड केस क्या हो सकता है, हमने बोला कि हम आपको डिबेंचर इशू कर रहे हैं 1 लाख के, बट जब आपको हम ये पैसे लौटाएंगे तो हम 90,000 लौटाएंगे। अब खुद बताओ क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मतलब हम किसी इंसान से 1 लाख रुपए ले, उससे बोले कि जब आपको तेरे वापस पैसे दूंगा ना मैं, तो 1 लाख नहीं दूंगा, 90,000 दूंगा, 90,000 दूंगा। तो चलो मान लो आप ही हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे आज 1 लाख रुपए दे दो, ठीक है, 2 साल के बाद में आपको 90,000 दूंगा, तो क्या आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे, नहीं दोगे। तो ये रिडम्पशन एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है। रिडम्पशन एट डिस्काउंट यानी आप पैसे ज्यादा लो वापस कम दो, ये डिस्काउंट वाला ये सीन पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये समझ आया कि इशू करना क्या होता है, रिडम्पशन करना क्या होता है। इशू करना क्या होता है कि आपको मैंने डिवेंचर दिए, आपसे मैंने पैसा लिया, इसको बोलते हैं इशू करना। ये 3 तरीके से हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। लेकिन अगर मैं टाइम आने पर आपको आपके पैसे वापस लौटा दूं तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन यानी कि रीपेमेंट। अब रीपेमेंट 2 तरीके से हो सकता है, या तो पार पर हो सकता है, यानी जितने डिवेंचर के आपको मैंने इशू किए थे उतना ही डिवेंचर के पैसे मैं आपको वापस दे दूंगा। और रिडम्पशन एंड प्रीमियम क्या हो सकता है कि जितने रुपए के डिवेंचर थे उससे एक्स्ट्रा पैसा मैं आपको दे रहा हूं, उसको बोलते हैं रिडम्पशन एंड प्रीमियम। रिडम्पशन एंड डिस्काउंट पॉसिबल नहीं होता, तो ये वाला केस इज नॉट पॉसिबल। बात समझ आई। अब एक बात बताओ मुझे, हमें इशू करना है पार पर, आपको आता है, प्रीमियम पर इशू करना है तो आपको क्या करना है, एसपीआर को क्रेडिट करना है क्योंकि आपका ये फायदा है, और डिस्काउंट को क्या करना है, डेबिट करना है क्योंकि आपका ये नुकसान है इशू करने के टाइम पर। लेकिन जब आप ये बोल रहे हो कि जब आपकी रिपेमेंट की डेट आएगी तो उस टाइम पर मैं आपको पूरे 100 रुपए ही लौटाऊंगा, रिडम्पशन एट पार, तो बताओ क्या कंपनी को फायदा नुकसान है, नहीं। हमने 100 रुपए लिए थे, 100 रुपए लौटाएंगे। तो यानी कि रिडम्पशन एट पार में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना तो कोई फायदा है ना ही कोई लॉस है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आज मैं आपसे 100 रुपीज लूंगा, बट बदले में आपको मैं 130 रुपए दूंगा, यानी कि ये क्या है, रिडम्पशन एट प्रीमियम। यानी कि अगर मैं ज्यादा पैसे आपको लौटाने की बात कर रहा हूं, तो बताओ जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट है 30 रुपए का, जो मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा, क्या वो मेरे लिए फायदा है नुकसान है, मेरे लिए, कंपनी के लिए वो नुकसान है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे भाई वो हमारा लॉस हो रहा है और वो पैसा हमने अभी दिया नहीं है, जब रिपेमेंट करेंगे तब देंगे, तो हमारी लाइबिलिटी भी है। तो यानी कि यहाँ पर तुम्हारा नुकसान और लाइबिलिटी है, यानी कि इस चीज को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बात समझ आई। अब देखो ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ज्यादा ईजी है। ईजी कैसे, बस आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है, जब क्वेश्चन में रिडम्पशन के बारे में कोई भी चीज गिवन हो, तो रिडम्पशन के बारे में 2 ही चीज गिवन हो सकती है। पहला तो रिडम्पशन के बारे में गिवन हो सकता है एट पार। एट पार का मतलब यह है कि हमने 100 रुपीज के फेस वैल्यू, 100 रुपीज की फेस वैल्यू के हम आपको 100 रुपीज ही
रिडम्पशन में देंगे। तो ये क्या है, रिडम्पशन एट पार। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, नथिंग टू डू, यानी बेसिकली आप इस चीज को इग्नोर कर दो, नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। लेकिन कभी भी अगर लिखा हो रिडम्पशन एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम, तो यहां पर दो चीजें आपके साथ हो रही हैं, एक तो आपका लॉस हो रहा है क्योंकि आप ज्यादा पैसे दोगे, दूसरा आपकी लायबिलिटी भी क्रिएट हो रही है क्योंकि आपने ये पैसा भी दिया नहीं है। जब आप रिडम्पशन करोगे डिबेंचर का तब आप ये रिपेमेंट करोगे, तो लॉस को तो आपको करना है डेबिट और लायबिलिटी को आपको करना है क्रेडिट। ठीक है, अब ये चीज को ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो आप लॉस को डेबिट करोगे इसका आप नाम लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या लिखोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और जो आप लायबिलिटी की बात कर रहे हो उसको आप लिखोगे प्रीमियम ऑन, प्रीमियम ऑन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अब मैं दो एग्जांपल आपको कराऊंगा और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा देता हूं मैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 मेरे साथ ध्यान से समझिए। पहला ए केस यहाँ पर लिखा है, अ डिबेंचर इशूड एट 95। इशूड एट 95 का मतलब क्या है कि नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि डिबेंचर की फेस वैल्यू होती है 100, तो 100 वाले डिबेंचर को हम इशू कर रहे हैं 95 पर, यानी 5 रुपए का हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। ये आपको समझ आ गया। बट रिपेबल कितना कर रहे हैं, पूरा 100। रिपेबल कितना कर रहे हैं, पूरा 100, यानी 100 रुपीज की फेस वैल्यू को हम 100 रुपीज ही लौटा रहे हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं रिडम्पशन एट पार। तो मैंने क्या कहा कि जब भी आपको रिडम्पशन एट पार है पता चल जाए तो उस लाइन को आप इग्नोर कर दो, नॉर्मल क्वेश्चन को सोल्व कर लो। नॉर्मल क्वेश्चन क्या है कि आप एक डिबेंचर इश्यू कर रहे हो 5% के डिस्काउंट पर, और यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि लमसम का क्वेश्चन है, तो लमसम की आप एंट्री बना दो। क्वेश्चन नंबर 28, आप क्या एंट्री बनाओगे, आप एंट्री बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना, 95, 95। फिर आप सेकंड एंट्री क्या बनाओगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95। ठीक है, अब क्योंकि डिस्काउंट है 5 रुपए का तो वो तो डेबिट होता ही है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5। और यहाँ पर आ जाएगा आपका परसेंट डिबेंचर, यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, सेकंड वाला समझो। अब यहाँ पर लिखा है, अ डिबेंचर इशूड एट 95, तो इशू कैसे किया है, 5 रुपए के डिस्काउंट पर, बट आगे लिखा है रिपेबल एट 105। तो यहाँ पर 100 रुपए के डिबेंचर को आप कितने रुपए लौटाओगे, 105 लौटाओगे ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिडम्पशन एट प्रीमियम है, तो यहाँ पर आपको दो चीजें रिकॉर्ड करनी है, एक तो आपको लॉस रिकॉर्ड करना है 5 रुपए का, और 5 रुपए आपने अभी दिए नहीं है। जब आप रिडम्पशन करोगे डिबेंचर का तब आप ये 5 रुपए दोगे, तो ये आपकी लाइबिलिटी भी है, तो आपको लॉस भी रिकॉर्ड करना होता है, लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बी वाला पार्ट। तो यहाँ पर आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95, 95। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखोगे डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट नहीं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि आपने डिस्काउंट पर इशू किया था तो वो लिख दो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर ना एक लाइन आप छोड़ दो क्रेडिट डेबिट में। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखो 2% डिबेंचर, और एक लाइन आप छोड़ दो यहाँ पर क्रेडिट में। ये एक डेबिट में एक क्रेडिट में कब छोड़नी है, जब आपका रिडम्पशन एट प्रीमियम है, बस ये चीज दिमाग में रखनी है। अब नॉर्मली क्वेश्चन को सोल्व कर लो, तो यहाँ पर कितना आएगा 95, डिस्काउंट कितना था 5, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, बस ये डेबिट में और क्रेडिट में चीजें लिखनी है। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिडम्पशन एट प्रीमियम लिखा हुआ है तो आपको लॉस को रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। लॉस को रिकॉर्ड करोगे आप डेबिट में, किस नाम से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से, और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे आप क्रेडिट में, किस नाम से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। तो ये जो आपने दो जगह छोड़ी है ना, यहाँ पर अब आप लिख दो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और क्रेडिट में आप लिख दो टू प्रीमियम ऑन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ
डिबेंचर। अब आप खुद देख लो, 100 रुपीज़ के डिबेंचर के आप कितने रुपए लौटा रहे हो, 105। तो आपका 105 में यानी 5 रुपए एक्स्ट्रा, वो आपका क्या है, लॉस, और वही आपका 5 दोनों जगह आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। खत्म। बस ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। यानी कि अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो आप ये जो सेकंड वाली एंट्री आप ये बनाते हो ड्यू वाली, इसमें एक लाइन डेबिट में छोड़ो, एक लाइन क्रेडिट में छोड़ो, बाकी क्वेश्चन को नॉर्मली सोल्व कर लो। डेबिट में आ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्रेडिट में आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्लियर? ओके। अब सी वाला तो यहाँ पर सेम ही लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अंदाजा लग जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 आपको करा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। ए, रोहित लिमिटेड इशूड 40,000 रुपीज के डिवेंचर। अब ये नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं है तो आप निकाल लो, 40,000 रुपीज के डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर 100 रुपीज का होता है, तो डिवाइड बाई 100 करोगे तो बेसिकली 400 डिवेंचर इशू है। तो मैं यहाँ इस 40,000 को काट के यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 400 डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी 5% के प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, यानी कि एसपीआर आएगा। और आगे लिखा है रिडीमेबल एट पार। मैंने कहा था रिडीमेबल एट पार लिखा हुआ हो तो उसको काट दो, यानी कि इग्नोर कर दो, नॉर्मल क्वेश्चन सोल्व कर लो। नॉर्मल क्वेश्चन में आप एंट्री क्या बनाओगे, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 400 डिबेंचर आप इशू कर रहे हो 5% के प्रीमियम पर, तो 100 रुपए का डिबेंचर है, 5% हो गया 5 रुपए, तो इशू प्राइस कितना हो गया 105। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 105, यानी कि 42,000। फिर आप सेकंड एंट्री बनाओगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर टू एसपीआर। यहाँ पर तो 105 के हिसाब से आ जाएगा, बट मैंने कहा कि डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो 400 डिबेंचर इंटू 100, यहाँ पर आ जाएगा 40,000। और जो आपका प्रीमियम है वो कितना है 5 रुपए का, तो 400 डिबेंचर पर 5 रुपए का प्रीमियम, तो ये कितना आ जाएगा 2000। खत्म। ठीक है, अब आगे समझो। बी वाले में लिखा है विराट लिमिटेड इशूड 40,000 रुपीज के डिबेंचर, रुपीज का साइन है यहाँ पर, तो आप ये भी कन्वर्ट करके पता कर लो कि कितने डिबेंचर है, 400 डिबेंचर है। इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार। तो मैंने कहा रिडीमेबल एट पार लिखा है तो इसको इग्नोर कर दो, नॉर्मल आपने डिस्काउंट पर इशू करना है वो आप एंट्री कर लो। देखो सेकंड में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पर आप 400 डिबेंचर आपको पता चल गया, बट आप 90 लिखोगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि 100 रुपए का डिबेंचर था, बट आप 10% यानी 10 रुपए के डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो, तो 400 इंटू 10 आ जाएगा यहाँ पर 36,000। फिर क्योंकि डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो तो एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। मैंने कहा था परसेंट डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो 400 इंटू 100 आ जाएगा यहाँ पर 40,000। ठीक है, और 400 इंटू 90 यहाँ पर आ जाएगा 36,000, और 400 इंटू 10 रुपीज का डिस्काउंट यहाँ पर आ जाएगा 4,000। ये हो जाएगा यहाँ पर खत्म। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला समझो, सी वाला इंपॉर्टेंट है। लिखा है राहुल लिमिटेड इशूड 40,000 रुपीज के डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो रिडीमेबल के आगे लिखा है 10% प्रीमियम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकंड वाली एंट्री जब आप पास करोगे वहां पर आपको एक लाइन छोड़नी है डेबिट में, एक लाइन छोड़नी है क्रेडिट में, और नॉर्मली आपको इशू करने वाली एंट्री बना देनी है। तो यहाँ पर भी 400 डिबेंचर हम इशू करेंगे। तो फर्स्ट वाली एंट्री देखो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 400 डिबेंचर इशू कर रहे हैं पार पर, तो पार पर यानी फेस वैल्यू आ जाएगी 100, तो 40,000 की एंट्री बन जाएगी, अमाउंट आ जाएगा। फिर जब आप सेकंड वाली एंट्री बनाओगे, ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए एंट्री, सी वाला केस कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 400 डिबेंचर है, पार पर इशू कर रहे हैं तो 100 आ जाएगा, यानी 40,000, यहाँ भी आ जाएगा 40,000। ठीक है, अब क्योंकि रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो मैंने बोला सेकंड वाली एंट्री में आपको एक लाइन छोड़नी है डेबिट में, एक लाइन छोड़नी है क्रेडिट में। तो आप यहाँ पर लिखोगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दो, फिर यहाँ लिखो 2% डिबेंचर। सबसे पहले आप इसी को सोल्व कर लो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 40,000। अब जो आपने डेबिट में जगह छोड़ी है उसके लिए आप लिख दो यहाँ पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और क्रेडिट में आप लिख दो टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अब यहाँ पर अमाउंट कैसा आएगा, बिल्कुल सिंपल है, 400 डिबेंचर थे और प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है आपका 10%, तो 100 रुपए की फेस वैल्यू का 10% कितना हो गया 10 रुपए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,000, और यहाँ पर भी सेम अमाउंट आता है 4,000। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई है। ओके, अब आपको मैं एक और केस करा देता हूँ, डी वाला। पृथ्वी लिमिटेड इशूड 40,000 रुपीज के डिवेंचर, तो ये भी 400 डिवेंचर इशू कर रहे हैं,
बट इशू कैसे कर रहे हैं, डिस्काउंट पर। तो डिस्काउंट की नॉर्मल एंट्री आप जो बनाते हो वो बना लोगे, बट एट रिडीमेबल एट लिखा है 5% प्रीमियम। जब रिडीमेबल एट प्रीमियम लिखा होगा तो सेकंड वाली एंट्री में एक लाइन छूटेगी डेबिट में, एक लाइन छूटेगी क्रेडिट में। बाकी नॉर्मली क्वेश्चन आप सोल्व कर लो पहले। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो 400 डिबेंचर इंटू 95, क्योंकि आपने इशू किया है डिस्काउंट पर 5 रुपए के, तो 95 के हिसाब से ही आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको एक लाइन ये डेबिट में छोड़नी थी और एक लाइन आपको ये क्रेडिट में छोड़नी थी, फिर नॉर्मल क्वेश्चन को सोल्व कर लेना था। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 38,000, क्योंकि डिस्काउंट भी है 5 रुपए का। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 400 इंटू 5 2000 एंड 2% डिबेंचर 400 इंटू 100, यहाँ तक कर लोगे। फिर जो आपने ये डेबिट में क्रेडिट में जगह छोड़ी होगी, डेबिट में आप लिखोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और क्रेडिट में आप लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब प्रीमियम कितना था, प्रीमियम था 5%। तो 100 रुपए की फेस वैल्यू का 5% 5 रुपए, तो 400 इंटू 5 2000 यहाँ जाएगा और सेम अमाउंट आपका यहाँ भी आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो प्लीज मेरे साथ कवर करें ये वाली चीज, मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमारी कंपनी है, कंपनी ने 1000 डिबेंचर इशू किए 100 रुपीज का एक। तो ये है मिस्टर जॉन। मिस्टर जॉन को हमने ये 1000 डिबेंचर इशू किए। मिस्टर जॉन ने हमें क्या काम किया, मिस्टर जॉन ने क्या काम किया, हमें 1 लाख रुपए दे दिए। अच्छा, ये जो हमने 1000 डिबेंचर इशू किए हैं, ये है 10% डिबेंचर। 10% डिबेंचर मतलब हमें साल के एंड में 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मिस्टर जॉन को। अब मान लेते हैं ये पूरा साल है, ये पूरा साल है। तो यहां पर हमने इशू किए, यानी 1 अप्रैल 2019 में हमने इशू किए ये 1000 डिबेंचर, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमारे पास में कितने रुपए आ गए, 1 लाख रुपए आ गए। अब जैसे साल खत्म होगा यानी 31 मार्च 2020 आएगा, तो हमें यहां पर इसको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, क्योंकि इसको हमारे कंपनी के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, सिंपल है, हमने इसको 1 लाख डिबेंचर इशू कर रखे हैं, तो इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%, यानी कि हमें इसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 10,000। अब हमारी कंपनी इसको इंटरेस्ट पे कर रही है, तो हमारी कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना 10,000, 1 लाख का 10% 10,000। अब हम इसको ये पैसा देंगे, तो हम यहां पर लिख रहे हैं टू डिबेंचर होल्डर कितना 10,000। तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, यानी हमारी लायबिलिटी बन गई 10,000, हम इसको पे करेंगे। इतना होना ही था, हमारे पास में गवर्नमेंट आ गई, सरकार आ गई, सरकार आकर बोली कि देखो आप ये 10,000 रुपीज इस मिस्टर जॉन को आप इंटरेस्ट पे करोगे। हमने कहा ठीक है करेंगे। तो हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंस है, बट यही इंटरेस्ट जब इसके पास जाएगा तो इसके लिए क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। और इसकी इनकम पर हमारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इनकम टैक्स। तो हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि आपने इसको इंटरेस्ट पे किया 10,000 का, और हमें इसे 20% का इनकम टैक्स इस इंसान से चाहिए। अब अगर मान लो इसके पास पूरे के पूरे 10,000 रुपए चले गए, तो ये तो सारे पैसे खा जाएगा, हमें इनकम टैक्स पे करेगा ही नहीं, तो ये तो इनकम टैक्स चोरी हो जाएगी, हम ये नहीं चाहते। तो हम उसको ना पकड़ के, हमने गवर्नमेंट कह रही है हमसे, हमने उसको जॉन को ना पकड़ के हमने आपको पकड़ लिया, मतलब कंपनी को पकड़ लिया। तो गवर्नमेंट हमसे कह रही है, कंपनी से कह रही है कि 10,000 का जो उसकी इनकम है उस पर 20% वो इनकम टैक्स पे करता, उसकी जेब में कितने आते हैं 8,000 रुपए। तो आप एक काम करो, उस 10,000 रुपए जब उसको देने वाले हो ना, उसमें से आप इनकम टैक्स काट के हमें जमा करा दो, बाकी के 8,000 आप उसको दे दो। तो अब हम क्या काम करेंगे, डिबेंचर होल्डर को हम पूरे पैसे नहीं देंगे, फिर क्या करेंगे, इसमें से हम कुछ पैसा काट लेंगे जिसको हम बोलते हैं टीडीएस, और वो टीडीएस हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे टीडीएस पेबल। कितना पे करेंगे 20%। तो 10,000 की इनकम पर हम 20% गवर्नमेंट को जमा करा देंगे, तो 2,000 गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। तो बचे हुए हम किसको दे देंगे, बचे हुए हम दे देंगे डिबेंचर होल्डर को। तो यहां पर सेकेंड एंट्री हो जाएगी टू डिबेंचर होल्डर। बात समझ आई। अब यहां पर हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट कितना 2,000 गवर्नमेंट को देने हैं, एंड डिबेंचर होल्डर को देने हैं 8,000। तो डिबेंचर होल्डर को हम डेबिट करेंगे 8,000, और हम पेमेंट कर देंगे यहाँ पर टू बैंक पूरा
10,000। बात समझ आई? अब क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं साल के एंड में? पीएनएल अकाउंट में। और कंपनी में पीएनएल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो यहाँ पर एक और एंट्री बना देंगे लास्ट में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना? जितना हमारा इंटरेस्ट था 10,000। बात समझ आ गई? यस। अब एक बार कुछ नोट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट लिखा है, इंटरेस्ट इज यूजुअली पेड हाफ ईयरली। जनरली क्या होता है कि डिबेंचर पर हम इंटरेस्ट पे कर ले हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार, यानी एक बार 30 सितंबर में और एक बार 31 मार्च में। तो कैसे करेंगे? आधा आधा बांट लेंगे। जैसे 10,000 का डिबेंचर का इंटरेस्ट जाना था, उसको 5,000 की एंट्री दो बार बना देंगे। ठीक है। दूसरा, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डिबेंचर पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो कैसा होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कंपनी अगर लॉस में भी है ना तो भी उसका इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज पेड एट अ फिक्स रेट कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू। ठीक है। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, भाई हमारी एक कंपनी है, हमारी कंपनी ने 1,000 डिबेंचर इशू किए। ठीक है। 100 रुपए का एक इशू किया तो कंपनी के पास कितने रुपए आए? 1,00,000 रुपए। और ये जो डिबेंचर है ना, ये 10% डिबेंचर है। आप मुझे बताओ कंपनी इंटरेस्ट कितना पे करेगी? सर कंपनी पे करेगी इंटरेस्ट 1,00,000 का 10%, 10,000। ये बात आपको समझ आ गई। दूसरी बात समझो, कंपनी ने 1,000 डिबेंचर इशू किए बट 20% के प्रीमियम पे इशू किया, यानी 120 का, तो कंपनी के पास में आए 1,20,000। ठीक है। अब कंपनी इंटरेस्ट जब पे करेगी तो कितना पे करेगी? 1,20,000 का 10% 12,000। 12,000 पे करेगी? नहीं, दिस आंसर इज रॉन्ग। कितना पे करेगी? 1,000 डिबेंचर पर फेस वैल्यू कितनी थी डिबेंचर की? 100। तो 1,00,000 का 10% यानी 10,000 ही पे करेगी। यानी कि आप डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू करते हो, पार पर इशू करते हो, डिस्काउंट पर इशू करते हो, डजेंट मैटर, आपको हमेशा फेस वैल्यू पर ही इंटरेस्ट पे करना होता है। यानी फेस वैल्यू कितनी होती है? 100। तो नंबर ऑफ डिबेंचर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो जो अमाउंट आएगा उस पर आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो। यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरी बात, इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अगर आपने कोलैटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर इशू किए हैं तो उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तब तक जब तक वो असल में इशू ना हो जाए। मतलब अगर आपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया तो अब बैंक के पास में राइट आ जाएगा कि आपको क्या बन जाएंगे? डिबेंचर होल्डर। तो तब डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे तो इंटरेस्ट पे करेंगे, अदरवाइज अभी तक तो नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, कोलैटरल सिक्योरिटी पर कभी भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। एंट्री क्या है? पहली एंट्री क्या रहेगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। ठीक है। सेकेंड एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड थर्ड एंट्री आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये 3 एंट्री दिमाग में रखना। यहाँ पर नोट है, 2 नोट पढ़ लो। पहला, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, और दूसरा लिखा है यहाँ पर टीडीएस इज कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यानी अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे तो किस पर करोगे? डिबेंचर की फेस वैल्यू पर। लेकिन आप जो टीडीएस कैलकुलेट करोगे तो किस पर कैलकुलेट करोगे? इंटरेस्ट पर, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में समझाया था। इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट है 10,000 का, तो उस पर मैंने कैलकुलेट किया 20%, 2,000 आ गया। तो ध्यान रखना, टीडीएस कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट पर, क्योंकि इंटरेस्ट ही डिबेंचर होल्डर की इनकम होती है। समझ आई बात? यस। अब एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसका छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, दिया लिमिटेड इशूड 5,000 डिबेंचर्स। 10% वाले डिबेंचर हमने इशू किए हैं, 100 रुपये का एक है, डिस्काउंट पर इशू किया, रिडीमेबल एट पीएम है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया वैसे इसकी नॉर्मल एंट्री तो वो तो बनी जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90 के हिसाब से। फिर यहाँ पर वो लॉस ऑन इशू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो ऊपर मैंने समझाया वो सारी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी। फिर आपको बेसिकली इंटरेस्ट पे करना है, और इंटरेस्ट कितना पे करना है आपको? डिबेंचर के आगे लिखा होता है, ये 10% इंटरेस्ट का रेट है और 10% आपको टीडीएस काटना है। बट साल में आपको 2 बार पे करना है, हाफ ईयरली लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप 30 सितंबर पे करोगे। पहली एंट्री क्या बनाओगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। अब 5,00,000 का 10% कितना होता है? 25,000। 5,00,000 का 10% कितना होता है? 50,000। बट आपको हाफ ईयरली करना है तो 6/12 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25,000। अब क्योंकि आपको टीडीएस पे करना है 10%, तो 25,000 का 10% कितना आ जाएगा? 2,500, और बाकी का 22,500 आ जाएगा डिबेंचर होल्डर में। फिर आप पेमेंट की एंट्री बनाओगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बन जाएगी। उसके बाद में आप एक और एंट्री बनाओगे 31 मार्च में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 25,000, सेम एंट्री। फिर पेमेंट भी करोगे, पेमेंट भी सेम एंट्री आएगी। फिर लास्ट में आपकी एक और एंट्री बनती है 31 मार्च में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। वहां पर अमाउंट पूरा इंटरेस्ट का आएगा 50,000, 25,000, 25,000 ये वाले इंटरेस्ट, और 31 मार्च में जो आपने 25,000 दिए, ये दोनों को मिला करके टोटल इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर 50,000। बट ये चीज़ दिमाग में रख लेना।
ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, जिसका नाम है राइटिंग ऑफ द लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो राइटिंग ऑफ करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझेंगे। तो देखो एक बात समझो, एक बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया सेल्स करके प्रॉफिट कमाया 1 लाख, ठीक है, और उसके यहाँ पर एक एम्प्लॉय काम करता था। उस एम्प्लॉय को उस बिज़नेस ने 10,000 की सैलरी दे दी, ये कंपनी का एक्सपेंस हो गया। तो आप मुझे बताओ कि कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट कमाया है वो कितना कमाया है, उसने 1 लाख कमाया है या फिर 90,000 कमाया है? तो आंसर इज़ 90,000 कमाया है। क्यों? क्योंकि 1 लाख के प्रॉफिट में से उसने 10,000 का खर्चा भी कर दिया। तो ये बेसिकली आप क्या करते हो, जब आप P&L अकाउंट बनाते हो तो P&L अकाउंट में आप यहाँ पर क्या लिखते हो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 1 लाख का। तो डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर सैलरी लिखोगे ना, कितना, 10,000, तभी जाके तो हमारे पास में नेट प्रॉफिट आएगा, कितना, 90,000। तो ये जो आपने इस 1 लाख के प्रॉफिट में से जो खर्चे को लेस किया है ना, सही प्रॉफिट पाने के लिए, उसी को बोलते हैं हम एक्सपेंस को राइट ऑफ करना। उसी को हम क्या बोलते हैं कि हमने एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दिया। बात समझ आई? तो यही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे मान लो आप 1,000 डिबेंचर इशू कर रहे हो, ठीक है, वैसे तो डिबेंचर 100 रुपये का है, बट आप उसे 90 रुपीज़ का इशू कर रहे हो। तो जब आप उसे 90 रुपीज़ पे इशू कर रहे हो तो आप 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, तो बेसिकली आपको 10,000 का लॉस तो ये हो गया, जिसको आप क्या बोलते हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लेकिन दूसरी बात अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1,000 डिबेंचर पर आप ये बोल रहे हो, वैसे तो डिबेंचर 100 रुपये का है, बट जब हम आपको रिडीम करेंगे, आपको पैसा वापस लौटाएंगे, तो हम आपको 120 रुपये लौटाएंगे। तो यानी कि आप 20 रुपये फालतू लौटाने की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर भी आपका 20,000 का लॉस हो रहा है। ये 20,000 का लॉस को आप किस नाम से जानते हो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो जो भी आपका डिस्काउंट है या फिर जो भी आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, ये दोनों है तो कंपनी के खर्चे ही ना। देखो 10,000 ये और 20,000 ये, टोटल कितना खर्चा है, 30,000 का। तो ये 30,000 का खर्चा जो है ये हमें किसी ना किसी प्रॉफिट से तो कम करना पड़ेगा ना। इसी को हम बोलते हैं राइट ऑफ करना। क्या बोलते हैं, राइट ऑफ करना। तो राइट ऑफ कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं अगर इस सैलरी वाला एग्जांपल लूँ, तो आप क्या काम करोगे, आप यही तो लिखोगे ना, P&L अकाउंट डेबिट सैलरी, तभी तो P&L अकाउंट के डेबिट में यहाँ पर पोस्टिंग होगी टू सैलरी। तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। हमारा जो एक्सपेंस है वो कौन कौन सा है, एक तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और दूसरा हमारे पास में क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना है, 20,000 का, 10,000 का आपके पास में डिस्काउंट है और 20,000 का आपके पास में लॉस है। अब ये 30,000 रुपये हम कहाँ से राइट ऑफ करें, तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम राइट ऑफ करेंगे कैपिटल रिजर्व से, ठीक है। अगर वो भी कम पड़ रहा है या फिर है ही नहीं क्वेश्चन में, तो हम यूज़ करेंगे SPR, और वो भी नहीं है तो मजबूरी में हम राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से, यानी कि P&L अकाउंट से, ठीक है। देखो आपकी बुक में तो ये सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, बट अगर हम बोर्ड के हिसाब से चलें या फिर अगर हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलें, तो ये सीक्वेंस ऐसे रहेगा कि सबसे पहले आप यूज़ करो SPR, उसके बाद आप यूज़ करो कैपिटल रिजर्व, और उसके बाद आप यूज़ करो स्टेटमेंट ऑफ P&L। बस आप यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में रखना कि सबसे लास्ट में हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसके हिसाब से जो भी सीक्वेंस आपका बैठ जाए सही एग्जाम में, उसी को टिक करके आना। जैसे आपका स्पेसिफिक पेपर में एक क्वेश्चन था, मैंने वो सॉल्व किया था, तो वहाँ पर मैंने ये सीक्वेंस फॉलो किया है, ठीक है। तो देखो फटाफट से यहाँ पर, ये देखो, सो लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज कैपिटल लॉस होता है वो, ठीक है। दूसरी बात, इसको हम राइट ऑफ करेंगे कैपिटल रिजर्व से, SPR से और स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो एंट्री क्या पास होगी, ये हो रही है आपके सामने एंट्री, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वो नहीं है तो SPR अकाउंट डेबिट, वो भी नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये एंट्री पास करते हैं। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 38। तो यहाँ पर हम 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपये का डिबेंचर है, 5% के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, और रिडीमेबल एट प्रीमियम लिखा है 15%। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी एंट्री बना देता हूँ। इस एंट्री क्या बनेगी, क्वेश्चन नंबर 38। तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 100 रुपये का डिबेंचर है, बट हम 5% के डिस्काउंट पे इशू करें, मतलब 95 पे। तो 10,000 डिबेंचर मतलब मल्टीप्लाइड बाई 95, तो कितना हो जाएगा, 9,50,000 यहाँ आ जाएगा, एंड 90,50,000
यहाँ आ जाएगा। सेकेंड एंट्री आप बनाओगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि डिस्काउंट पर इशू किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब आपको एक लाइन छोड़नी है डेबिट में, एक लाइन छोड़नी है क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि रिडीमेबल एट प्रीमियम है 15%। तो आप यहाँ पर लिखोगे 2% डिबेंचर्स। पहले इसको कंप्लीट कर लो। यहाँ पर आ जाएगा 9,50,000। अब 10,000 डिबेंचर पर 5 रुपये का डिस्काउंट था तो यहाँ आ जाएगा 50,000। और 10,000 डिबेंचर पर फेस वैल्यू कितनी थी, 100, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 लाख। अब जो आपने डेबिट में जगह छोड़ी थी उसकी जगह आपको लिखना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर। 10,000 डिबेंचर पर 15% यानी 15 रुपये का आपका ये है, तो ये आ जाएगा 1,50,000। एंड यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 1,50,000। अब आपको ये देखना है कि ये जो डिस्काउंट है ना और ये लॉस है, हमें इसको राइट ऑफ करना है, हमें इसको राइट ऑफ करना है। अब राइट ऑफ करने के लिए देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 80,000 का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। तो एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे SPR अकाउंट डेबिट, कितना 80,000। बाकी के 1,20,000 कहाँ से लेंगे, वो हम लेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से। सो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 1,20,000 और यहाँ पर हम लिख देंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और यहाँ लिख देंगे हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। डिस्काउंट कितना है 50,000 और ये कितना है 1,50,000। इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। बात समझ आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 42 करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 42 देखो, ये रहा, इजी सा क्वेश्चन है। हमने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपये का एक है, तो 10 लाख रुपए के डिवाइड बाई 100 करूँगा तो बेसिकली हमने यहाँ पर 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं। हमने इशू किए हैं डिस्काउंट पर तो 6% का डिस्काउंट है, तो 100 रुपये की फेस वैल्यू का 6% कितना होगा 6 रुपये। तो 10,000 डिबेंचर पर मल्टीप्लाइड बाई 6 तो आपका डिस्काउंट है कितना 60,000 का ना। और ये आपको रिडीम करने हैं 5 सालों में, 5 ईयर्स में रिडीम करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा कर पेमेंट देना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पास जनरल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एंड प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर फॉर 5 ईयर्स। अब 5 सालों तक हम इसको राइट ऑफ करना है, तो अगर हमें इक्वली राइट ऑफ करना है 5 सालों तक तो हम क्या काम करेंगे, 60,000 का हमारा ये लॉस है, डिवाइड बाई 5 कर देंगे, यानी कि हम हर साल 12,000 करके हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो क्या एंट्री पास करेंगे, देखो सबसे पहले अब इशू की एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9,40,000, क्योंकि 6% का डिस्काउंट था तो 94 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड एंट्री आप बनाओगे ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9,40,000, यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा 60,000 और ये आ जाएगा आपका 10 लाख। अब क्योंकि आपको राइट ऑफ करना है तो राइट ऑफ हर साल आपको इक्वली करना है, तो इक्वली कैसे करेंगे, 60,000 डिवाइड बाई 5 साल 5 ईयर्स, तो हर साल कितना होगा 12,000। तो 31 मार्च 2016 में आप एंट्री बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 12,000। फिर आप अगले साल सेम एंट्री बनाओगे 12,000, फिर 3rd ईयर, फिर 4th ईयर, फिर 5th ईयर, ऐसे करके। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट कैसे बनेगा, आप बनाओ लेजर अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का। अब आपको ये देखना है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पहले डेबिट हुआ था, वजह क्या थी, टू 11% डिबेंचर। तो आप डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के अकाउंट में जाओ और डेबिट साइड में लिख दो वजह क्या थी, टू 11% डिबेंचर पूरा 60,000, ठीक है। फिर जब आप राइट ऑफ कर रहे थे तब आपका ये क्रेडिट हो रहा था, क्रेडिट के लिए वजह क्या थी, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो आप हर साल फिर क्रेडिट करोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L लिख करके 12,000, फिर बैलेंस बचेगा 48,000, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर टू बैलेंस BD। फिर अगले साल आप फिर राइट ऑफ करोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 12,000, ऐसे करके 5 सालों में आपको ये कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 45 कराता हूँ मैं आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 45, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है जे लिमिटेड इशू 20 लाख रुपीज़ का डिबेंचर। तो अगर 100 रुपये का एक डिबेंचर है तो 20 लाख डिवाइड बाई 100 करोगे तो यानी कि आपने 20,000 डिबेंचर को इशू किया है।
15% वाले डिबेंचर्स हैं एट 8% डिस्काउंट, तो 8% का डिस्काउंट है। डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ये कह रहे हैं हम डिबेंचर को ऐसे ऐसे करके लौटाएंगे, यानी हमने जो 20 लाख रुपए लिए हैं उसको हम सेकंड ईयर के एंड पे दे देंगे, उसमें से 2 लाख रुपए बचेंगे 18 लाख, फिर थर्ड ईयर के एंड में हम दे देंगे 4 लाख रुपए, फिर फोर्थ ईयर के एंड में हम दे देंगे 6 लाख रुपए, फिर फिफ्थ ईयर के एंड में हम दे देंगे 8 लाख रुपए। बात समझ आई? समझाऊंगा अभी। क्वेश्चन कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर एंड प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट फॉर 5 ईयर्स। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे राइट ऑफ करेंगे, समझेंगे मेरे साथ। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले आप यहाँ पर 5 साल बना दो, ये मैंने 5 साल बना दिए, 5 साल बन गए। अब यहाँ पर आपने इशू कब किया है, ये आपका है 1 अप्रैल, ये है 31 मार्च, ये फर्स्ट ईयर हो गया, फिर 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है एंड ये फिफ्थ ईयर है। आपने यहाँ पर इस डेट में आपने इशू किए डिबेंचर, कितने रुपए के इशू किए, 20 लाख के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट ईयर के एंड में हमने कोई रिडम्पशन नहीं किया, हमने यानी कि पैसा वापस करना कब स्टार्ट किया है, सेकंड ईयर के एंड में। कितने रुपए दिए हैं, 2 लाख। तो फर्स्ट ईयर का एंड आया, हमने कुछ पैसा नहीं दिया, -0 कुछ नहीं दिया। फिर जब सेकंड ईयर का एंड आएगा तो हम इस 20 लाख में से 2 लाख रुपए वापस कर देंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे कंपनी में, 18 लाख रुपए। फिर थर्ड ईयर के एंड में हम वापस लौटाएंगे 4 लाख रुपए, तो 18 में से 4 गए, हमारे पास कितने बचेंगे, 14 लाख रुपीज़। उसके बाद फोर्थ ईयर के एंड में हम लौटाएंगे 6 लाख रुपए, तो फोर्थ ईयर का एंड ये रहा, यहाँ पर हम लौटाएंगे 6 लाख रुपए, तो अब हमारे पास कितने बचेंगे, 8 लाख रुपए। और क्वेश्चन कह रहा है कि फिफ्थ ईयर के एंड में हम लौटा देंगे 8 लाख रुपए, तो यहाँ पर बेसिकली हम लौटा देंगे 8 लाख रुपए, तो हमारे पास बचेगा 0। अब ये चीज़ मैंने क्यों समझाई अभी समझाऊंगा आगे। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इशू वाली एंट्री बना देते हैं। तो इशू वाली यहाँ पर एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 20,000 डिबेंचर है, 8% का डिस्काउंट है, तो अगर 100 रुपये की फेस वैल्यू है, 8 रुपये का डिस्काउंट है, तो इशू कितने में किया, 92 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 92 मल्टीप्लाइड बाई 20,000, तो ये हो गया 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 92, सो इट इज़ 18 लाख 40,000, 18 लाख 40,000, ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री आप बना दोगे यहाँ पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2%, नहीं यहाँ डिस्काउंट भी है तो यहाँ डिस्काउंट भी आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, तो यहाँ आएगा आपका 18 लाख 40,000, ठीक है। अब 20,000 डिबेंचर पर आपका 8 रुपये का डिस्काउंट है, तो कितना हो गया, 1,60,000, ठीक है। अब 20,000 डिबेंचर पर फेस वैल्यू है 100 रुपये की, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 लाख। तो आपको बेसिकली ये जो डिस्काउंट है ना 1,60,000 का, आपको इसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। बट एक साल में राइट ऑफ नहीं करना, मतलब एक एंट्री पास करके नहीं करना, आपको ये 5 सालों तक राइट ऑफ करना है। बट कैसे करना है वही हमें यहाँ पर समझना है। आपको क्या करना है, देखो जो आपसे पूछूं वो मुझे बताना। ये बताओ हमने यहाँ फर्स्ट ईयर में कितना पैसा कंपनी ने इस्तेमाल किया। सर हमने डिबेंचर के इशू करके हमारे पास आए 20 लाख रुपए, तो हमने पूरे फर्स्ट ईयर में कितना इस्तेमाल किया, 20 लाख रुपए। हमने सेकंड ईयर में कितना इस्तेमाल किया, हमने कोई पैसा लौटाया ही नहीं है, तो हमने सेकंड ईयर में भी कितना इस्तेमाल किया, 20 लाख। फिर हमने थर्ड ईयर में कितना पैसा इस्तेमाल किया, सर 20 लाख रुपए थे, हमने 2 लाख रुपए वापस कर दिए थे, तो हमने कितना पैसा इस्तेमाल किया, 18 लाख रुपए। फिर हमने फोर्थ ईयर में कितना पैसा इस्तेमाल किया, 18 लाख में से हम 4 लाख रुपए दे चुके हैं, तो हमने इस्तेमाल किया 14 लाख। फिर हमने फिफ्थ ईयर में कितना पैसा इस्तेमाल किया, अब 14 में से हम 6 भी दे चुके हैं, तो हमने किया इस्तेमाल 8 लाख। तो अब आपको इस वाले सीक्वेंस में राइट ऑफ करना है डिस्काउंट को। कैसे, मैं समझाता हूँ। ये देखो आपको बनाना है ये ऐसे एक टेबल, ठीक है। सबसे पहले आप लिख दोगे यहाँ पर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आपको यहाँ पर लिखना है अमाउंट यूटिलाइज्ड, यानी आपने कितना कितना पैसा इस्तेमाल किया। तो आपने फर्स्ट ईयर में कितना पैसा इस्तेमाल किया, 20 लाख। फर्स्ट ईयर के एंड में आपने कुछ भी नहीं लौटाया ना, तो आपने सेकंड ईयर में भी कितना इस्तेमाल किया, 20 लाख। अब आपने सेकंड ईयर के एंड में कितने रुपए लौटा दिए, 2 लाख। तो थर्ड ईयर में कितना यूटिलाइज किया, कितना पैसा आपने यूज़ किया कंपनी ने, 18 लाख। तो आप क्या काम करोगे, बस ये जो मैंने ऊपर आपको सीक्वेंस बताया है
ये जो आपको मैंने सीक्वेंस बताया है, ये वाला, ये जो सीक्वेंस बताया है ना मैंने आपको, 20 लाख, 20 लाख, 18 लाख, 14 लाख और 8 लाख, बस आपको ये वाली चीज़ें यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी वाले अमाउंट यूटिलाइज का आपको निकालना है रेशो। रेशो कैसे निकलेगा, देखो ये 20 है तो यहाँ लिखो 20, ये 20 है यहाँ भी लिखो 20, ये 18 है यहाँ भी लिखो 18, ये 14 है यहाँ लिखो 14, ये 8 है यहाँ लिखो 8। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर लो, 20 की जगह 10 आ जाएगा, 20 की जगह 10 आ जाएगा, 18 की जगह 9 आ जाएगा, 14 इज 7 यानी कि 4। अब आप इनको कर लो टोटल, तो 10, 10, 9, 7, 4 ये हो जाएगा 40। अब आपको क्या करना है, जो आपका डिस्काउंट था ना 1,60,000 का, उसको आप मल्टीप्लाई करो 10/40। 40 तो देखो हर बार नीचे डिवाइड में आ गया क्योंकि आपका टोटल कितना है, टोटल 40 है। आप मल्टीप्लाई कितने से करोगे, ऊपर न्यूमरेटर ये 10 ले लो, दूसरे वाले में ये 10 ले लो, तीसरे वाले में ये 9 ले लो, चौथे वाले में ये 7 ले लो और लास्ट वाले में ये 4 ले लो, और बाकी हर बार डिवाइड में आपको 40 ही लेना है। अब ये कैलकुलेट करके जो आपके पास में अमाउंट आएंगे ना, आप हर साल इस अमाउंट के हिसाब से एंट्री करोगे। जैसे फर्स्ट ईयर के एंड की एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना है 40,000। ये सेम एंट्री ये होगी फर्स्ट ईयर में, सेम एंट्री सेकंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में सेम एंट्री, बट अमाउंट बदल जाएंगे। फर्स्ट ईयर में अमाउंट आएगा ये 40,000, सेकंड ईयर में 40,000, थर्ड ईयर में 36,000, फोर्थ ईयर में 28,000, फिफ्थ ईयर में 16,000। ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बस अब आपको क्या करना है, अपनी बुक ओपन करो, जितने क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो करो, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। बाकी चैप्टर्स में भी आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।